नमस्कार साथियों, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हमने लिया है बिल्कुल लेटेस्ट पेपर लिया है 29 नवंबर 2025 का पेपर लिया है। टाइम इसका 2 हॉर्स है, 100 मार्क्स का है और वेलफेयर इंस्पेक्टर पे लेवल 6 में आता है, जिसकी पे होती है 35,400 रुपए। 35,400 रुपए होती है। ग्रेड पे 4200 होता है और अगेनेस्ट 50% प्रमोशन कोटा का ये पेपर है। सबसे बड़ी खास बात क्या है? सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें कोई नकारात्मक अंकन नहीं है। इस पेपर में कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं है और ये बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है। 29 नवंबर 2025 का पेपर है। मुझे इसका डिवीजन का ध्यान नहीं है क्योंकि ये मैंने जो बीआर क्लासेस का ग्रुप है उसमें ये पेपर आया था, लेटेस्ट था, तो वीडियो में शामिल करने का यही कारण है। लेटेस्ट पेपर है और एक अच्छा पेपर है। रेलवे में जो पे लेवल होता है, आप ये देख रहे होंगे 6 में आता है वेलफेयर इंस्पेक्टर, और रेलवे में जो पे लेवल होता है वो रेलवे में 1 से लेकर 17 तक का ही पे लेवल होता है। टोटल ये 18 पे लेवल होते हैं। जो ये 18 होता है जिसकी बेसिक 2.5 लाख रुपए है, ये रेलवे में नहीं आता है। ये अपने जो कैबिनेट लेवल के सचिव होते हैं उनके लिए ये पे लेवल होता है। रेलवे में जो मैक्सिमम लेवल है वो 17 यानी 17 है और नॉर्मल आप L1 जानते ही हैं। L1 जो ग्रुप डी होता है उसके लिए होता है, तो इसकी बेसिक होती है आपके 18,000 रुपए। 18,000 रुपए इसकी बेसिक होती है। और लेवल 2 की होती है 19,900 रुपए, लेवल 3 की होती है 21,700 रुपए और लेवल 4 की होती है 25,500 रुपए और लेवल 5 की होती है 29,200 रुपए और लेवल 6 जो आपका वेलफेयर इंस्पेक्टर है इसकी होती है 35,400 और लेवल 6 के लिए होती है 44,900 और लेवल 8 के लिए होती है 47,600 रुपए। और जो आपका लेवल टॉप है जो L17 है उसकी बेसिक होती है 2,25,000। 2,25,000। मिनिमम पेंशन के लिए आप इनका ऑफ कर सकते हैं। तो लेवल 1 की जो सबसे कम पेंशन होती है तो 18,000, तो उसका आप ऑफ कर सकते हैं 9,000 रुपए। और हाईएस्ट जो 2.5 लाख है L18 की, उसकी मैक्सिमम पेंशन 1,25,000 रुपए। यहाँ भी ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए हम इस पेपर की शुरुआत करते हैं। पेपर की शुरुआत में मैं ये जो है पहला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन has been formed by the government of India for the promotion of Hindi language। जो हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार ने कौन सा संगठन बनाया है? तो ये जो हिंदी भाषा है साथियों, ये जो हिंदी भाषा है इसका जो प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार ने कौन सा संगठन बनाया है, इसमें पूछा जा रहा है। तो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए और हिंदी भाषा के विकास के लिए, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए आप आर्टिकल जानते हैं 351 है। और ये जो हिंदी भाषा है ये वर्ड संस्कृत से लिया गया है। ये वर्ड कहां से लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है। ये वर्ड आपके जो शब्द है संस्कृत से लिया गया है। और ये जो हिंदी है ये आपके हिंदी है जो इंडो आर्यन भाषा परिवार से आई हुई है। और इसका जो आधुनिक युग है वो आधुनिक युग है जो 1850 से 1950 के बीच का जो समय है, ये इसका आधुनिक भाषा का हिंदी का आधुनिक भाषा का युग कहलाता है। इसके अलावा आप हिंदी भाषा जो जानते ही हैं, हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और इसके अलावा आप ये भी जानते हैं 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। वो देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि है वो देवनागरी है, यानी कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये 343 के आर्टिकल में है। 14 सितंबर को आप हिंदी दिवस मनाते हैं, सभी ये जानते हैं। और जो संविधान में हिंदी भाषा को 1950 में लागू किया गया था। संविधान में हिंदी जो राजभाषा थी
जो हिंदी को स्वीकार किया गया था वो 1950 में किया गया था। जब भारत जो संविधान में हिंदी को 1950 में, यानी उस समय ये लागू हुआ, जब लागू हुआ था तो उस समय हिंदी भाषा को स्वीकार किया गया था। उस समय इसमें 14 भाषाएं थी, अब वर्तमान में ये 22 भाषाएं हैं। और हिंदी भाषा है जो हिंदी भाषा है वो इंडो आर्यन परिवार से ताल्लुक रखती है हिंदी। और हिंदी की जो उपभाषा है, हिंदी भाषा की जो उपभाषा है वो खड़ी बोली है। हिंदी भाषा की जो उपभाषा है वो खड़ी बोली है, ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो हिंदी भाषा से बहुत ही मतलब आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। हिंदी भाषा जो शब्द है वो संस्कृत से लिया गया है, लिपि इसकी देवनागरी होगी। और हिंदी भाषा का जो परिवार है वो इंडो आर्यन में माना गया है इसको। और इसका जो हिंदी भाषा का आधुनिक युग कहा जाता है वो 1850 से 1950 के जो वर्ष के बीच में जो ये 100 वर्ष हैं, इनको हिंदी भाषा का मतलब आधुनिक युग कहा जाता है। और इसमें पूछा क्या गया है, तो हिंदी भाषा के विकास के लिए कौन सा संगठन, तो इसे राजभाषा जो राजभाषा विभाग है वो राजभाषा विभाग इसके लिए बनाया गया है। तो चलिए, मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। हिंदी भाषा के प्रचार के लिए भारत सरकार ने कौन सा संगठन बनाया है, तो राजभाषा विभाग बनाया है। उसके बाद हम दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न है राजभाषा गौरव पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो राजभाषा गौरव पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1986 यानी 1986 में हुई थी, 1986 में हुई थी। और ये दो तरीके से दिया जाता है। पहला ये भारत के नागरिकों के लिए है जो ज्ञान विज्ञान में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए दिया जाता है। इसका पहला पुरस्कार 2 लाख रुपए है। सेकंड पुरस्कार इसका 1,25,000 रुपए है। और थर्ड पुरस्कार इसका 75,000 रुपए है। थर्ड पुरस्कार इसका 75,000 रुपए है। ये भारत के नागरिकों के लिए ज्ञान विज्ञान में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए दिया जाता है। पहला पुरस्कार इसका 2 लाख रुपए है। दूसरा पुरस्कार इसका 1,25,000 रुपए है। और तीसरा पुरस्कार इसको 75,000 रुपए है। इसके अलावा जो राजभाषा गौरव पुरस्कार है वो दो हिसाब से दिया जाता है। पहला भारत के नागरिक, दूसरा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दिया जाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दिया जाता है जिसमें सेवानिवृत्त भी शामिल हैं। यह किस लिए दिया जाता है, यह हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए दिया जाता है। पहला पुरस्कार इसका 1 लाख रुपए है। दूसरा पुरस्कार इसका 75,000 रुपए है। और तीसरा पुरस्कार इसका 60,000 रुपए है। तीसरा पुरस्कार इसका 60,000 रुपए है। तो ये राजभाषा गौरव पुरस्कार की शुरुआत 1986 में हुई थी। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, हिंदी भाषा की प्रमुख लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा की प्रमुख लिपि देवनागरी है। ये मैं अभी ऊपर में इसको बहुत अच्छे से बता दिया है, देवनागरी है। और ये आर्टिकल 343 में आती है, यानी कि हिंदी भारत की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। तो ये आर्टिकल 343 में आती है। और हिंदी भाषा से संबंधित जो आर्टिकल है वो 343 से 351 तक है। और ये टोटल आर्टिकल 9 है। यहाँ ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अभी चलिए बात है हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो मैंने ऊपर ही अभी आपको क्लियर किया है, हिंदी भाषा है जो इंडो आर्यन परिवार है, इससे संबंधित है। और ये जो हिंदी शब्द है ये संस्कृत से लिया गया है। और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और हिंदी भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को 1950 में स्वीकार किया गया था। और ये इंडो आर्यन परिवार से संबंध रखती है। और इसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। यहाँ इतना ध्यान रखना है। तो इंडो आर्यन आपका यहाँ राइट हो जाएगा। और जो हिंदी भाषा का आधुनिक युग कहा जाता है वो 1850 से 1950 तक का जो युग माना जाता है वो हिंदी भाषा का आधुनिक युग माना जाता है। वो आधुनिक हिंदी भाषा का युग माना जाता है, ये 100 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया। तो संविधान में भारत की जो राजभाषा जो घोषित किया गया था, जो राजभाषा लागू किया गया था, राजभाषा के लिए अपनाया गया था, वो संविधान में 1950 में लागू किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन जो ए है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस आप सभी जानते हैं 14 सितंबर को मनाया जाता है। और इसको रेगुलर हम 1953 से मनाते आ रहे हैं। इसको रेगुलर हम 1953 से मनाया जा रहा है। उसके अलावा एक यहाँ जो पूछ सकता है, विश्व हिंदी दिवस पूछता है। तो विश्व हिंदी दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। और 2006 से ये हम रेगुलर मनाते आ रहे हैं।
उसके बाद यहाँ पूछा गया है हिंदी की प्रमुख उपभाषा कौन सी है। तो हिंदी की जो प्रमुख उपभाषा है वो खड़ी बोली है। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको ये क्लियर किया है। खड़ी बोली है जो हिंदी की जो प्रमुख उपभाषा वो है खड़ी बोली है। तो ऑप्शन जो सी है आपका ये राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, अलंकार किसे कहते हैं। तो जो काव्य की सजावट होती है, काव्य की सजावट को ही अलंकार कहा जाता है। तो ये ऑप्शन जो सी में जो डी ऑप्शन में बैठा हुआ है, काव्य की सजावट जो लिखा हुआ है, यही आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी। और जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी शब्द किस भाषा से आया है। तो हिंदी शब्द संस्कृत भाषा से आया है। ये वीडियो में ऊपर के प्रश्न में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये हिंदी शब्द जो संस्कृत भाषा से आया है। हिंदी भाषा का कौन सा युग आधुनिक युग माना जाता है। तो ये जो 1850 से 1950 तक का युग है, ये हिंदी भाषा का आधुनिक युग माना जाता है। तो ये जो 1850 से 1950 है, यही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 की। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सुपरहिट है, हर बार पूछा जा रहा है, चाहे क्लर्क हो, एपीओ हो, वेलफेयर इंस्पेक्टर हो, जूनियर क्लर्क हो, सीनियर क्लर्क हो, ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो, सब में ये फेमस है, सुपरहिट है कि डीओ का फुल फॉर्म क्या है या डीओ से क्या अभिप्राय है। तो इसका सीधा सा आंसर है डेमी ऑफिशियल। ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल इसका फुल फॉर्म है या इसका मतलब है। व्हाट इज द वर्ड डीओ विच इज यूज्ड बाय डेली कोरेस्पोंडेंस, यानी दैनिक पत्राचार में प्रयुक्त होने वाला शब्द डीओ क्या है या डीओ से क्या से या डीओ की फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ डेमी ऑफिशियल इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। तो ये आपका यहाँ सी आंसर आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरडीएसओ, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको ऑप्शन में जो पहला है यहीं पे मिल जाती है, ये बिल्कुल करेक्ट। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड, सॉरी ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड अपने को लिखना है, माफ करना। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको बोलेंगे अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन। तो जो ऑप्शन जो बी दे रखा है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। और ये कहां पर है, आरडीएसओ कहां पर है, देखो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च डिजाइन एंड, रिसर्च डिजाइन बीच में यहाँ एंड आता है और स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको अनुसंधान डिजाइन और मानक संस्थान बोला जाता है। और ये आरडीएसओ कहां पर है, तो आरडीएसओ लखनऊ में है। आरडीएसओ कहां पे है, लखनऊ में है। और लखनऊ कहां है, लखनऊ यूपी में है। और यूपी का मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश से है। और उत्तर प्रदेश कहां है, उत्तर प्रदेश इंडिया में है। उत्तर प्रदेश कहां है, उत्तर प्रदेश इंडिया में है। चलो बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भारत की दूसरी रेल कब तथा कहां चलाई गई। देखिए सबसे पहले रेल जो विश्व में चलाई गई थी वो 1825 में चलाई गई थी। 1825 में चलाई गई थी इंग्लैंड में। सबसे पहली रेल कहां चलाई गई थी, वर्ल्ड के अंतर्गत 1825 में चलाई गई थी। और ये चलाई गई थी स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक चलाई गई थी 1825 में वर्ल्ड में। भारत में कब चलाई गई, भारत में ये चलाई गई 16 अप्रैल, भारत में ये चलाई गई 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई। भारत में रेल कब चलाई गई, पहली रेल भारत में कब चलाई गई, 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई। और ये ट्रेन बोरीबंदर से ठाणे के लिए चली और ये 34 किलोमीटर के लिए चलाई गई थी। इसमें 14 कोच लगाए गए थे और 400 महत्वपूर्ण यात्री सवार थे। और ये जो दूरी तय करी थी उस दिन 57 मिनट की दूरी तय करी थी। 3:30 बजे इसको चलाया गया था और 4:27 पर ये पहुंच गई थी। इसको जो पावर थे, जो इंजन थे, वो सुल्तान सिंध और साहिब 3 लोकोमोटिव इसको चला रहे थे। तो ये तो हो गई 16 अप्रैल 1853 की बात। 1825 चलाई गई थी वर्ल्ड में, विश्व में सबसे पहली ट्रेन 1825 को इंग्लैंड के अंतर्गत स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चलाई गई। अब ये पूछ रहा है कि दूसरी ट्रेन भारत में कब चलाई गई। तो दूसरी ट्रेन जो चलाई गई थी वो 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के बीच चलाई गई थी। 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली, 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के बीच भारत के अंतर्गत दूसरी ट्रेन चलाई गई थी। भारत में दूसरी ट्रेन हावड़ा से हुगली तक 15 अगस्त 1854 को चलाई गई थी। इसके बाद तो फिर सिलसिला शुरू हो गया था दूसरी ट्रेन के बाद। तो ये ऑप्शन क्या लेंगे, 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उसके बाद बहुत ही अच्छा प्रश्न है 14 है, दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये 18वां जोन है, जो दक्षिणी तटीय रेलवे है ये 18वां जोन है। और इसका मुख्यालय क्या है, विशाखापट्टनम है। इसका मुख्यालय क्या है, विशाखापट्टनम है। और इसकी जो उद्घोषणा हुई थी
दक्षिणी तटीय रेलवे की जो उद्घोषणा हुई थी वो हुई थी 27 फरवरी 2019 में हुई थी। इसकी जोन की उद्घोषणा, बनाने की उद्घोषणा इस जोन की दक्षिणी तटीय रेलवे की 27 फरवरी 2019 को हुई थी और इसका कार्य प्रगति पर है। इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है और तीन डिवीजन इसमें आते हैं, गुंटकल, गुंटूर और विजयवाड़ा। गुंटूर और विजयवाड़ा, तीन डिवीजन इसमें आपके आते हैं। तो यहां क्या आंसर आ जाएगा? विशाखापट्टनम। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट जो 15 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ कहां स्थित है? तो भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ यानी कि इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन यानी कि इंडियन IRACA, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, IRCA इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कई बार IRCA की, आप तैयारी करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे। इंडियन, R से रेलवे और C फॉर कॉन्फ्रेंस और A से एसोसिएशन, यानी इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन इज लोकेटेड एट। तो ये जो भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ है ये कहां स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ C है यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। किस वर्ग में सीधी भर्ती नहीं की जाती है? देख लिया, रेलवे में 4 वर्ग होते हैं, A, B, C और D। 4 वर्ग होते हैं रेलवे में। जो ये A और B होता है ये ऑफिसर वर्ग होता है। A और B होता है ये ऑफिसर वर्ग होता है, यानी कि अधिकारी वर्ग होता है। रेलवे में 2 प्रकार के अधिकारी होते हैं, ग्रुप ए के अधिकारी और ग्रुप बी के अधिकारी। तो ये दो जो A और B है ये तो अधिकारियों के ग्रुप हो जाते हैं, और जो C और D है ये कर्मचारियों के वर्ग है। तो इसमें पूछा क्या गया कि किस वर्ग में सीधी भर्ती नहीं की जाती? तो ये जो ग्रुप बी है इसमें सीधी भर्ती नहीं की जाती है। जो ग्रुप बी है इसमें सीधी भर्ती नहीं की जाती है। बाकी सी में भी सीधी भर्ती की जाती है, डी में भी सीधी भर्ती की जाती है और ग्रुप ए में भी सीधी भर्ती की जाती है, लेकिन जो ग्रुप बी है इसमें सीधी भर्ती नहीं की जाती है। तो यही आपका पहला ही जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा। ग्रुप बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है, यानी कि ग्रुप बी किस वर्ग में सीधी भर्ती नहीं जाती? तो ग्रुप बी में सीधी भर्ती नहीं की जाती। उसके बाद 17 नंबर का देखते हैं, स्टाफ नर्स की सीधी भर्ती का प्रतिशत क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ नर्स? तो ये 100% है, रट्टा मार लीजिए, इसका रट्टा मार लीजिए, 100%। ऑप्शन ए है यहाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे 18 का, हु इज द अपॉइंटमेंट ऑथोरिटी फॉर ग्रुप सी इन लेवल 1 ग्रेड पे 1800, यानी कि लेवल 1 ग्रेड पे 1800 में ग्रुप सी के लिए नियुक्त प्राधिकारी कौन होता है? तो ये जूनियर स्केल अधिकारी यानी जूनियर स्केल ऑफिसर होता है। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद 19 है, सेक्शन सेकंड ऑफ APR। APR की यहाँ फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। ये भी यहाँ आप ध्यान रखें। APR फॉर प्रमोशन टू ग्रेड बी शैल बी रिपोर्टेड अपॉन बाय। ग्रेड बी में पदोन्नति के लिए APR की भाग, देखिए ग्रेड बी में ग्रेड बी में पदोन्नति के लिए, ग्रुप बी में पदोन्नति के लिए APR का भाग सेकंड की रिपोर्ट इनमें से किसके द्वारा दी जाएगी? तो ये आपके जूनियर स्केल ऑफिसर के द्वारा दी जाएगी, जूनियर स्केल ऑफिसर के द्वारा दी जाएगी। तो यहाँ क्या है? ऑप्शन ए है, जूनियर स्केल अधिकारी, वो करेक्ट आंसर हो जाता है। ये APR थी साथियों, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, और इसका फुल फॉर्म होता है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होता है, और ये पहले ACR के नाम से जानी जाती थी, यानी कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। 14 मई 2009 के बाद इसको ACR को APR में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी इसको अपार बोला जाने लगा। लोग इसको कई अपार बोलते हैं, APR होता है ये। तो पहले एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट था, 14 मई 2009 के बाद इसको APR कर दिया गया, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। और इसका एक प्रश्न भी बहुत आता है जो महत्वपूर्ण होता है, इसमें 2-3 चीजें याद रखनी है कि जैसे मान लो जो कर्मचारी है तो APR जो जिसके अंडर आप काम करते हैं, जो आपकी APR बढ़ता है उसके अंडर, उससे APR बढ़ाने के लिए कम से कम 3 महीने, 3 महीने का मतलब यानी 90 दिन उसके अंडर काम करना जरूरी है, तभी वो 3 महीने की APR आपकी भर पाएगा। मान लीजिए कोई अधिकारी है या जो आपका इंचार्ज है, मान लीजिए, तो इसका जो APR का जो ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक।
तो मान लीजिए अगर वो दिसंबर में ट्रांसफर हो जाता है तो फिर उसके लिए भरने के लिए जनवरी फरवरी मार्च यानी 3 महीने उसके अंडर काम करना है तो वही भरेगा। लेकिन मान लीजिए किसी इंचार्ज का ट्रांसफर फरवरी में हो जाता है तो वो 1 महीना ही आपके पास रहा तो वो उसमें उस ईयर की नहीं भर सकता। इस स्थिति में वो पहले वाला ही भर पाएगा, यानी कम से कम 3 महीना जिसके अंडर आप काम कर लोगे 90 दिन, तभी वो आपकी एपीआर भर पाएगा। दूसरी चीज इसमें यह आता है कि जैसे मान लीजिए आप अपनी एपीआर से संतुष्ट नहीं है कि साहब मेरी तो गुड कर दी गई, मैं तो वेरी गुड हूँ या वेरी गुड कर दी गई, आपको तो मैं तो टाइम से आता हूँ टाइम से जाता हूँ, मुझे रेलवे नियमों की सारी जानकारी है, मैं कोई गलती नहीं करता, मैं तो आउटस्टैंडिंग हूँ, एक्सीलेंट हूँ, मेरी वर्किंग भी बहुत अच्छा है, फिर भी अधिकारी ने या मेरे इंचार्ज ने मेरी एपीआर खराब कर दिया, वेरी गुड कर दिया, गुड कर दी। तो उसके लिए अगर आप अपनी एपीआर से संतुष्ट नहीं हो तो 15 दिन का, जैसे आपको एपीआर प्राप्त होती है उस डेट से 15 दिन का आपको टाइम मिलता है। आप उस 15 दिन के अंदर आप यानी कि पुनः उसको चैलेंज कर सकते हो, आप उसको आप संशोधन करवा सकते हो एपीआर। उसके लिए आप 15 दिन का टाइम आपको दिया जाता है यदि आप अपनी एपीआर से संतुष्ट नहीं है तो। लेकिन यदि इन 15 दिनों में आपने दोबारा आवेदन नहीं किया तो फिर इसमें कोई संशोधन नहीं हो पाएगा। तो ये 15 दिन का भी इसमें आपको टाइम मिलता है। तो ये 15 दिन भी पूछा जाता है, ये 3 महीने भी पूछा जाता है, एपीआर की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। और तो ये यहाँ इंपॉर्टेंट था। एपीआर की फुल फॉर्म भी आप जानते होंगे, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होता है। तो चलिए यहाँ इतनी जानकारी बहुत है, ज्यादा गहराई में जाना उचित नहीं है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। एपीआर में प्रतिकूल टिप्पणियों के विरुद्ध सभी अभ्यावेदन एपीआर की प्राप्ति की तिथि से कितने दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए, वही है जो मैंने अभी ऊपर बताया। तो इसके लिए 15 दिन का टाइम है। इसके लिए कितने दिन का टाइम है? 15 दिन का टाइम है। ऑल रिप्रेजेंटेटिव अगेंस्ट adverse remark in APR annual performance appraisal report should be submitted within from the date of receipt of APR। तो इसके लिए 15 days करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उसके बाद 21 है, नवंबर 1957 में किस योजना को पेंशन द्वारा स्थापित किया गया था? देखिए नवंबर 1957 की बात कर रहा था, उस समय ये SRPF था, स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड, ये था इसमें। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ करेक्ट है। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम है जो अभी 1 अप्रैल 2025 से शुरुआत हुई थी। कर्मचारियों को ऑप्शन बनाए जा रहे हैं लेकिन कर्मचारी इसमें ऑप्शन में जा नहीं पा रहे हैं। बाकी इसमें भी काफी संशोधित किया गया था, जैसे एनपीएस थी तो एनपीएस ये पहले न्यू पेंशन स्कीम थी, अब इसको नेशनल पेंशन सिस्टम कर दिया गया है। इसकी एनपीएस की फुल फॉर्म नेशनल पेंशन सिस्टम है और ये 1/1/2004 के बाद जितने भी कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनके लिए ये स्कीम है नेशनल पेंशन सिस्टम। इसमें होता क्या है, इसमें कर्मचारी का 10% बेसिक और डीए का, यहाँ ध्यान रखना जरूरी है, केवल बेसिक नहीं, बेसिक और डीए का, यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है। बेसिक और डीए का 10% कर्मचारी का, और नियोक्ता यानी रेलवे का 14% होता है। इसमें 14% बेसिक व डीए का 14% होता है एनपीएस में। टोटल कितना होता है? टोटल ये 24% लिया जाता है, यानी मंथली, एवरी मंथ, प्रत्येक मंथ को 24% ये आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होता है। कर्मचारी की बेसिक का 10%, बेसिक प्लस डीए का 10%, बेसिक प्लस डीए का 10%, और नियोक्ता यानी रेलवे का जो आपकी बेसिक और डीए जो ले रहे हैं उसका 14%। जो कर्मचारी की बेसिक और डीए का 14% रेलवे देता है और 10% कर्मचारी के वेतन से करता है, बेसिक और डीए का दोनों मिला के ये 24% हो जाता है। तो ये एवरी मंथ है, एवरी मंथ 24%, जो 24% है राशि वो आपके एनपीएस अकाउंट में शामिल होती है। उसी प्रकार यूपीएस है, यूपीएस आपके 1 अप्रैल 2025 से लाई गई है, लागू हुई है। इसमें आप ऑप्शन के रूप में है, आप जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, कर्मचारी का बेसिक और डीए का 10%, वही यहाँ का सेम है, केवल 14% की जगह 18.5% कर रखा है। केवल क्या कर रखा है, 14% की जगह 18.5% कर रखा है, यानी कि ये टोटल मिला के इसमें 28.5% एवरी मंथ का है। तो इसमें और भी कई कमियां हैं, इसलिए कर्मचारी जाना पसंद नहीं कर रहे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। एनपीएस है, इसमें आप 1/1/2004 के बाद जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए नेशनल पेंशन सिस्टम लागू है। इसमें कर्मचारी की बेसिक और डीए का 10% और रेलवे इसमें 14% देती है, बेसिक और डीए का 14% रेलवे अपनी तरफ से देता है, कर्मचारी 10% देता है, दोनों मिला के 24% होता है। तो ये राशि इसमें जमा होती है। तो चलिए यहाँ इतना बहुत है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। औसत वेतन अवकाश की अधिकतम सीमा 300, ये कब से लागू हुई, जो से प्रभावी है? देखिए ये 1 जुलाई 1997 से ये नियम आया था। क्या आया था कि जो एलएपी है वो कर्मचारी 300 से ज्यादा नहीं जोड़ सकता है।
जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ एवरेज पे लीव इज 300 इज इफेक्टिव फ्रॉम, ये कब से इफेक्टिव है? तो ये 1 जुलाई 1997 से इफेक्टिव है। और इसका खास बात क्या है? खास बात क्या है कि कर्मचारी 300 तक ही जोड़ सकता है। अगर वो 300 से ऊपर जोड़ेगा, यदि वो 300 से ऊपर जोड़ेगा तो फिर उसकी क्या हो जाएगी? लैप्स हो जाएगी। उसकी क्या है? ये लैप्स हो जाएगी। और जो रिटायरमेंट के समय जो पेमेंट मिलेगा उसको 300 एलएपी का ही मिलेगा, और 300 एलएपी से ज्यादा वो जोड़ भी नहीं सकता है। तो 300 जब वो सेवानिवृत्त होगा तो उसको 300 एलएपी का पेमेंट उसको दे दिया जाएगा सेवानिवृत्ति के समय। और इसमें जो एलएचएपी है उसको आप अनलिमिटेड जोड़ सकते हो। इसमें तो एक बाध्यता है कि 300 से ऊपर आप जोड़ नहीं सकते एलएपी को, लेकिन जो एलएचएपी है आपकी, जो ऑफ लीव एवरेज पे है, उसको आप अनलिमिटेड तक जोड़ सकते हो, उसको आप कितनी भी जोड़ सकते हो। ये यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा एक कहानी और है इसी से संबंधित कि मान लीजिए आप 300 एलएपी नहीं जोड़ पाते सेवानिवृत्ति तक, मान लीजिए आप 150 ही जोड़ पाते हैं, 150 ही जोड़ पाते हैं, तो आपको यहाँ जो आपने एलएचपी जोड़ रखी है उसमें से 150 एलएचपी और इसमें जोड़ दी जाएगी, 150 एलएचपी इसमें और जोड़ दी जाएगी, और आपको ये कितनी हुई? 150, 300। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये 150 एलएपी 75 ही मानी जाएगी। ये 150 एलएपी 75 ही मानी जाएगी, क्योंकि एक में डबल करती है पेमेंट के लिए। तो 150 और 75 यानी आपको 225 छुट्टियों का मिला के 225 छुट्टियों को, यानी कि 150 में 75 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे 75? क्योंकि यार 150 को डबल करती है, आप भी जानते होंगे ये डबल करती है। अपन 3 दिन की प्राइवेट 6 लेते हैं तो उसमें भी 3 की जगह 6 एलएचपी करती है, उसी हिसाब से आधी हो जाती है। तो 150 और 75 225 का पेमेंट आपको सेवानिवृत्ति के समय कर दिया जाएगा, 225 छुट्टियों का। यदि आप मान लीजिए 150 एलएपी ही जोड़ पाते हैं, तो मान लीजिए आपके पास 200 एलएपी है, 200 एलएपी जोड़ पाए आप सेवानिवृत्ति के समय, तो 100 एलएचपी ले लेंगे, लेकिन 100 एलएचपी का आप कर देंगे 50। इस प्रकार से आपको 250 छुट्टियों का पेमेंट आपको कर दिया जाएगा। और इससे संबंधित एक लीव एनकेसमेंट का और आता है। अगर लीव एनकेसमेंट का इस पेपर में आ गया तो उसका भी मैं बता देता हूँ, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर वो उसके प्रश्न के साथ उसको बता देंगे, अगले में इसी पेपर में आएगा तो इसमें बता देंगे, नहीं और किसी वीडियो में क्लियर कर देंगे। होता क्या है, आप पूरे सर्विस काल में 60 एलएपी का आप क्या करवा सकते हैं? एनकेसमेंट करवा सकते हैं, यानी नकदीकरण करवा सकते हैं। लेकिन इसकी शर्त क्या है कि ये केवल 6 बार ही कराई जा सकती है पूरे सर्विस काल में, और वो भी 2 साल के गैप पर, 2 साल के गैप पर, क्योंकि 2 साल का जो ब्लॉक पीरियड होता है उसके गैप पर, ये 2 साल के गैप पर आप 10-10 के टुकड़ों में 6 बार इसको करवा सकते हैं। इसके लिए आपके खाते में मिनिमम 30 एलएपी का शेष रहना आवश्यक है। तो चलिए कोई प्रश्न पे और मैं इसको और क्लियर कर दूंगा। अभी ये कर्सर भी काम नहीं कर रहा है, सही लिखा नहीं जा रहा है, इसको ठीक कराएंगे अगले वीडियो में। तो चलिए 23 देखते हैं। महिला रेलवे कर्मचारी के दिनों के लिए मातृत्व अवकाश की पात्र है। तो देखिए ये जो इसके लिए फीमेल रेलवे एम्प्लॉइज आर एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव फॉर कितने डेज के लिए? देखो मैटरनिटी के लिए यानी मातृत्व अवकाश के लिए 180 दिन का मिलता है महिलाओं को। और ये कब से लागू हुआ है? ये 1/9/2008 से लागू हुआ है। 1/9/2008 से लागू हुआ है, यानी इसको 180 दिन को आप 6 मंथ भी बोल सकते हैं, और कई बार इसको वीक में पूछ लिया जाता है तो आप इसको 26 वीक भी बोल सकते हैं। 26 वीक भी इसको बोल सकते हैं। कई बार पूछा गया है, वीक में भी पूछा गया है, तो 26 वीक तो होते हैं। महीनों में पूछे तो 6 महीने हो गए, और दिनों में पूछे तो 180 दिन। और ये लागू कब से हुआ है? मैटरनिटी लीव 1/9/2008 से लागू हुआ है। उस समय 6 पे कमीशन था, उस समय क्या था? 6 पे कमीशन था। ये डिलीवरी से पहले भी ये अवकाश 6 महीने का लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए डॉक्टर मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर ये घोषित कर दे कि आपकी बीवी के पेट में बच्चा है तो फिर आप इसको ले सकते हो। तो ये 6 महीने का मिलता है महिला रेलवे कर्मचारी को। और गर्भपात के लिए 45 डेज है। महिला रेलवे कर्मचारी यदि अबॉर्शन कराती है तो उसके लिए ये 45 डेज है। और यदि अविवाहित महिला रेल कर्मचारी है, अविवाहित जिसकी शादी नहीं हुई है, वो भी अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है तो उसको भी ये सारी सुविधाएं हैं। उसके लिए भी वही 180 दिन है, 6 मंथ है, 26 वीक है, सारे नियम वही हैं। केवल अबॉर्शन के लिए 45 डेज है, गर्भपात के लिए। तो यहाँ हो गया होगा मेरे हिसाब से आपका काम। 24 में चलते हैं। मानार्थ पास में कितने आश्रितों को अनुमति है? देखिए बहुत ही मजा आने वाला है इस प्रश्न में, यानी कि हाउ मेनी डिपेंडेंट्स आर अलाउड इन कंप्लीमेंट्री पास, यानी मानार्थ पास। पहली बात तो मानार्थ पास कब मिलता है? मानार्थ पास जब मिलता है
जब आप VRS ले लेते हैं। और VRS कब लेते हैं? कम से कम 20 साल की सर्विस होती है तब आप VRS लेते हैं। और जब आप VRS ले देंगे तभी आप मानार्थ पास के हकदार होंगे, तभी आप मानार्थ पास के हकदार होंगे। तो कम से कम कितनी सर्विस पे मानार्थ पास मिल सकता है? तो 20 साल की सर्विस पे मानार्थ पास मिल सकता है। तो मानार्थ पास के आप कब हकदार होंगे? जब आप 20 साल की सर्विस कर लेंगे और VRS लेंगे तो मानार्थ पास के हकदार होंगे। तो इसमें पूछ रहा है कितने आश्रितों की अनुमति है? तो मानार्थ पास में 2 आश्रितों की स्वीकृति होती है। ये कैसे है ये समझाना पड़ेगा आपको। देखिए, मानार्थ पास में टोटल सदस्यों की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। टोटल सदस्यों की संख्या यदि आश्रितों को शामिल किया जाता है तो ये ध्यान रखने वाली बात है। मान लीजिए आप मानार्थ पास में 2 आश्रित शामिल करते हैं, तो फिर इसमें 2 आश्रित शामिल कर लिए तो फिर परिवार के आपके 3 ही सदस्य आएंगे। जब 2 आश्रित शामिल कर लिए तो परिवार के 3 ही सदस्य आएंगे। तो टोटल सदस्य किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आश्रितों को मिलाने पर। अब मान लीजिए यहाँ आपने 2 आश्रितों की जगह एक ही आश्रित शामिल किया, तो फिर आपके परिवार के 4 सदस्य शामिल हो सकते हैं। तो ये टोटल संख्या किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये पूछा जाता है कि मानार्थ पास में आश्रित को शामिल करने पर सदस्यों की संख्या किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? तो ये 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि मानार्थ पास में आप आश्रित शामिल नहीं करते हो तो फिर ये संख्या कितनी भी हो सकती है, 6, 7, 8, 9, 10, फिर कितनी भी हो सकती है, फिर वो नियम लागू नहीं है। लेकिन अगर मानार्थ पास में आप एक भी आश्रित शामिल कर लेते हो तो फिर सदस्यों की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब इसमें यह भी पूछा जाता है कि मानार्थ पास में अधिकतम कितने आश्रित शामिल कर सकते हैं? तो 2 ही आश्रित शामिल कर सकते हैं मानार्थ पास में, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ये भी यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ ऑप्शन डी है, प्रश्न ने जो पूछा है मानार्थ पास में कितने आश्रितों को अनुमति है, तो वो अधिकतम 2 आश्रित हैं। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 25। एक अधिकारी को दिए जाने वाले सुविधा पास की अधिकतम संख्या कितनी है? देखिए, बहुत ही मजादारी प्रश्न है ये, यानी कि इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं इसकी। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिविलेज पास गिवन टू एन ऑफिसर? अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक अधिकारी को दिए जाने वाले सुविधा पास की अधिकतम संख्या क्या है। देखिए, यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ ऑफिसर का जो ग्रुप है वो ए और बी है और कर्मचारी का सी और डी है। देखिए, यहाँ एक चीज कॉमन है, यहाँ एक चीज कॉमन क्या है कि 1 साल के अंतर्गत एक अधिकारी को या कर्मचारी को 4 पीटीओ सेट दिए जाते हैं। ये 4 सेट पीटीओ कर्मचारी को भी 4 सेट पीटीओ दिए जाते हैं और 1 साल में अधिकारी को भी 4 सेट पीटीओ दिए जाते हैं, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। ये अधिकारी को भी 1 साल में 4 मिलते हैं और जो कर्मचारी सी और डी है ग्रुप का उसको भी 4 पीटीओ सेट मिलता है। यहाँ कोई मतलब एक जिसको बोलते हैं अंतर नहीं किया गया है, भेदभाव नहीं किया गया। लेकिन जहां तक पास का मामला है, पास में क्या होता है कि कर्मचारी को 1 साल में 3 पास दिए गए हैं और अधिकारी को 1 साल में 6 पास दिए गए हैं, यानी 6 सेट। इसको सेट बोलेंगे, यानी कि सेट, आना और जाना एक सेट होता है। तो 6 सेट पास अधिकारी को दिया गया है और 3 सेट पास कर्मचारी को दिया गया है। लेकिन ये कब दिया गया है 3 सेट? 5 साल की सर्विस पूरी होने के बाद। 5 साल की सर्विस होने के बाद 3 सेट दिया गया है। अब सवाल क्या है? सवाल यह है यहाँ कि एक अधिकारी को दिए जाने वाले सुविधा पास की अधिकतम संख्या क्या है? तो सुविधा पास की अधिकतम संख्या सेट 6 है। तो 6 सेट कहां बैठा है? आपका ऑप्शन ए में बैठा है। तो यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए है जो यही आपका राइट आंसर है। और इसकी जो वैलिडिटी है, पहले 5 महीने थी पास की वैलिडिटी, अब इसको 4 महीने कर दी गई है। इसकी वैलिडिटी पास को जो 3 सेट दिए जाते हैं इनकी वैलिडिटी पहले 5 माह थी, अब इसको 4 माह कर दी गई है वापस। तो यहाँ प्रश्न के हिसाब से आपका उत्तर क्या होगा? एक अधिकारी को दिए जाने वाले सुविधा पास की अधिकतम संख्या 6 सेट होगी। तो आपका ऑप्शन ए है, ये राइट है। उसके बाद नेक्स्ट है 26 है, द अमाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज कैलकुलेटेड ऑन। भविष्य निधि अंशदान की राशि की गणना की जाती है। तो ये जो प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन है इसको जो कैलकुलेट किया जाता है वो बेसिक जो पे होता है उस पे कैलकुलेट किया जाता है। भविष्य निधि अंशदान की जो राशि है वो आपके मूल वेतन पर इसकी गणना की जाती है। तो ये जो बेसिक पे जो आपके ऑप्शन डी में दे रखा है
ये है आपका राइट उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 27 की। इफ एन एम्प्लॉय इज अवे फ्रॉम हेडक्वार्टर फॉर लेस देन 6 आवर्स द परसेंटेज ऑफ टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस रेट क्लेम्ड विल बी। यदि कोई कर्मचारी मुख्यालय से 6 घंटे से कम समय के लिए बाहर रहता है तो दावा किया गया यात्रा भत्ता दर का परसेंटेज होगा। देखिए ये है बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। इसकी ट्रिक ये है, इसकी ट्रिक के आपको बता देता हूँ। 6 घंटे और नेक्स्ट करते हैं अपन 6 से, यानी कि 6 घंटे तक यहाँ आ गया तो सॉरी इसको अपन थोड़ा मिटा लेते हैं एक बार, यानी कि 7 से 11 कर लेते हैं, 7 से 11 कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं 12, 6 7 11 12। तो ये जो 6 घंटे हैं, 6 घंटे या 6 घंटे से कम, 6 घंटे से कम, इसके लिए 30% है। और 6 घंटे से और 12 घंटे से बीच के लिए, यानी 7 और 11 के लिए 6 घंटे से अधिक और 12 घंटे से कम, तो ये है आपके 70%। और 12 घंटे से ऊपर है 100%। ये इसकी ट्रिक है, जो अब मैं आशा करता हूं कि अब किसी भी प्रकार का ऐसा प्रश्न आएगा तो आप उसको गलती नहीं करेंगे। ये आप इसमें देख सकते हैं। तो यदि कोई कर्मचारी मुख्यालय से 6 घंटे से कम समय के लिए बाहर रहता है तो दावा किया गया यात्रा भत्ता दर का परसेंटेज क्या होगा। तो ये 6 घंटे से कम के लिए पूछ रहा था, इसलिए 30 हो जाएगा। यहाँ 7 से लेकर 11 तक आता तो 70% हो जाता है। और यह 12 या 12 से अबोव, 12 या 12 से अबोव 100% हो जाता। तो यहाँ पे जो 30 देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। यहाँ 25 है, यहाँ 50 है, यहाँ 30 है और यहाँ 70 है। तो 70 किसके लिए होता है, 7 से 11 घंटे। और ये 30% 6 से कम, और 12 घंटे से 12 घंटे और 12 घंटे से अबोव के लिए 100%। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, 30%। जो ऑप्शन जो सी है यह आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट है। उसके बाद 28 है, इन द फॉलोइंग विच बेनिफिट इज नॉट गिवन टू द रेलवे एम्प्लॉय ऑन सुपरएनुएशन। यानी निम्न में से कौन सा लाभ रेलवे कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर नहीं दिया जाता है। सेवानिवृत्ति पर जो प्रोविडेंट फंड होता है, भविष्य निधि, ये दे दिया जाता है। रिटायरमेंट ग्रेजुएटी भी दे दी जाती है, और ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, समूह बीमा योजना भी दे दी जाती है। यानी कि और जो ये डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, जमा लिंक्ड बीमा योजना है, ये नहीं है, यानी ये नहीं दिया जाता है। तो यही आपका यहाँ आंसर हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे 29 है, इन द फॉलोइंग विच सेटलमेंट ड्यू इज नॉट गिवन टू द डिपेंड्स ऑफ डिक्रीज्ड रेलवे एम्प्लॉय। निम्न में से कौन सा निपटान देय मृतक रेलवे कर्मचारी को आश्रितों को नहीं दिया जाता है। देखिए यहाँ नहीं और है, इस चीज का बहुत ध्यान रखा, तो इसमें नहीं पूछा गया है। तो नहीं के लिए नहीं दिया जाता है, तो प्रोविडेंट फंड मृतक रेलवे कर्मचारी के आश्रितों को नहीं दिया जाता है, तो प्रोविडेंट फंड तो दिया जाता है। और ये ग्रेजुएटी, जो डेथ ग्रेजुएटी है, ये भी दे दिया जाता है। और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, पेंशन का नकदीकरण, ये नहीं दिया जाता है। और इसमें जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, समूह योजना, ये भी दे दिया जाता है। तो ये कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है, पेंशन का जो नकदीकरण है, ये नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या लेंगे, यहाँ पे आंसर अपन सी लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ ऑफिसर हैज बीन अलॉटेड ऑफिशियल कार रेट ऑफ टीपीए एज पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस एज पर 7 सीपीसी विल बी। देखिए 7 जो पे कमीशन था वो 1/1/2016 से लागू है। 1/1/2016 से लागू है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो यदि किसी सरकारी अधिकारी को कार आवंटित की गई है, तो इस जो 7वें वेतन आयोग था, जो 1/1/2016 से लागू हुआ है, 7वां वेतन आयोग अभी भी चल रहा है, और 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा जब भी वो आएगा। तो इसमें जो 7 पे कमीशन था, यदि किसी सरकार अधिकारी ने कार आवंटित हो गई तो उसको जो टीपीए है वो उसका 0 कर दिया जाता है। उसका क्या कर दिया जाता है, 0 कर दिया जाता है, यानी कि उसको कोई टीपीओ नहीं मिलता है। तो यहाँ ऑप्शन में आराम से दे रखा है सी ऑप्शन में 0, तो हम 0 को आंसर लगा देंगे। सी आंसर अपना यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखिए 31 भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अप टू व्हाट एज मेंटली रिटार्डेड सन ऑब्लिक डॉटर इज एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन। यानी कि इसमें पूछा गया है कि मानसिक रूप से विकलांग पुत्र या पुत्री किस आयु तक पारिवारिक पेंशन के लिए
पात्र हैं। तो यदि पुत्र पुत्री विकलांग है या दोनों विकलांग हैं तो पारिवारिक पेंशन के लिए जो पात्र हैं वो विकलांग की स्थिति में पूछा गया है। यहाँ ये ध्यान रखें, विकलांग की स्थिति में पूछा गया है। तो विकलांग की स्थिति में लाइफ लॉन्ग आजीवन पात्र हैं, आजीवन पात्र हैं, आजीवन पात्र हैं। तो यही आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 32 की बात करेंगे। फॉर हाउ मच मंथली इनकम डज सन ऑब्लिक डॉटर पेरेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन, यानी कि कितनी मासिक आय पर बेटा बेटी माता पिता पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं है। देखिए यहाँ बेटा बेटी और माता पिता के लिए और बेटा बेटी के लिए बोला गया है। तो पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं है, पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं है। तो इसमें जो 9,000 पर मंथ है यह ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन ए है 9,000 रुपए पर मंथ, ये आपका यहाँ करेक्ट आंसर है। उसके बाद 33 की बात करते हैं। जनरली व्हेन इज कम्पिटिशन सेक्शन विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन, सामान्यतः चिकित्सा परीक्षण के बिना पेंशन के नकदीकरण की मंजूरी कब दी जाती है। तो ये जो चिकित्सा परीक्षण के बिना पेंशन के नकदीकरण की मंजूरी है एक वर्ष के भीतर, यानी सेवानिवृत्त होते ही, सेवानिवृत्त होने के बाद 1 वर्ष के भीतर ये दे दी जाती है, यानी विच 1 ईयर ऑफ रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष के भीतर ये दे दी जाती है। तो ये ऑप्शन जो बी है आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। देखिए 34 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसकी ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। कितने वर्षों के बाद पेंशन का नकदीकरण का हिस्सा बहाल किया जाता है, यानी आफ्टर हाउ मेनी इयर्स कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन इज रिस्टोर्ड। तो यहाँ अपन सारा ही ले लेते हैं। आप रेलवे में एंट्री करते हैं, तो एंट्री करने के बाद 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल, ये वर्ष आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे हैं? यदि आप रेलवे में आ गए तो रेलवे में आपने ट्रेनिंग पीरियड को काट के ज्वाइन कर लिया, तो ज्वाइन करने के 2 साल बाद आप रेलवे के अंदर अस्थायी से स्थायी हो जाते हैं, यानी परमानेंट हो जाते हैं। 2 साल की सर्विस में 2 साल तक आप अस्थायी माने जाते हैं रेलवे में। जैसे 2 साल आपके पूरे हो जाते हैं आप स्थायी मान लिए जाते हैं, परमानेंट मान लिए जाते हैं। उसके बाद जो ये 5 ईयर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 5 ईयर्स की 5 वर्ष की नौकरी के बाद क्या होता है, जो ग्रुप सी और ग्रुप डी होते हैं, ये कर्मचारी वर्ग होते हैं, ग्रुप सी और डी, इनको क्या होता है, इनको 5 साल की सर्विस पूरे होते ही 3 सेट फुल पास के मिलने लग जाते हैं। 5 साल तक इनको 1 सेट फुल पास दिया जाता है और 4 सेट पीटीओ दिया जाता है। तो 4 सेट तो शुरू से ही दे दिया जाता है। तो 5 साल की जैसे नौकरी होती है पूरी ग्रुप सी और डी कर्मचारी की, इनको 3 सेट फुल पास दिए जाते हैं और इनकी वैलिडिटी 4 मंथ है। इनकी वैलिडिटी कितनी है वर्तमान में? 4 मंथ है। पहले ये 5 महीने थी, अब इसको 4 मंथ कर दिया गया है वापस। फिर इसके बाद जो रेलवे का जो 10वां वर्ष है, जिस आपको नौकरी करते हुए 10 साल हो गए हैं, 10 साल की नौकरी आप पूरी कर लिए हैं, तो आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं, यानी कि पेंशन के आप हकदार हो जाते हैं। और जैसे ही आपकी नौकरी 15 साल की पूरी हो जाती है तो आपकी पेंशन रिस्टोर्ड हो जाती है, यानी रिस्टोर हो जाती है पेंशन आपकी 15 साल की नौकरी पर। और जैसे ही आप 20 साल की नौकरी हो जाते हैं तो आप वीआरएस के हकदार हो जाते हैं। जैसे ही आपकी नौकरी 20 साल की होती है, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस, यानी कि तो आप वीआरएस के लिए पात्र हो जाते हैं। 20 साल की सर्विस के बाद आप वीआरएस ले सकते हैं। जैसे ही आप 20 साल की नौकरी पूरी हो जाती है तो वीआरएस के साथ ही आप मानार्थ पास के भी हकदार हो जाते हैं। 20 साल की नौकरी पर आप मानार्थ पास के भी हकदार हो जाते हैं। तो एक फॉर्मूला था 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल। ये फॉर्मूला बहुत मायने रखता है। इस फॉर्मूले में से 1-2 प्रश्न जरूर आते हैं। देखिए यहाँ भी पूछ लिया गया है, कितने वर्षों के बाद पेंशन का नकदीकरण का हिस्सा बहाल किया जाता है। तो जो रिस्टोर का जो किया जाता है वो 15 साल की नौकरी पे किया जाता है। तो 15 साल आपके ऑप्शन डी में दे रखा है, तो डी आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 20 वर्ष है जो आपके वीआरएस के लिए और मानार्थ पास के लिए है। 10 साल की उम्र में 10 साल की नौकरी पे आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट करेंगे 35 करेंगे। 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखिए इसकी भी हम आपको ट्रिक बताएंगे और ट्रिक के माध्यम से आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ क्या होता है, आप रिटायरमेंट हो गए, तो रिटायरमेंट के बाद आप 65 के हो गए, 70 के हो जाएंगे, 75 के हो गए। आप जैसे ही 80 की एज में आते हैं, 80 की एज में आते हैं रिटायरमेंट होने के बाद, 80 से 85 की एज में रहते हैं आप, 80 से 85 की एज में आ जाते हैं,
तो पेंशन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो आप जैसे ही 80 के इस दायरे में आ जाते हैं, आप 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है आदमी, सरकारी कर्मचारी 60 साल की एज में रिटायर होता है, और तो जैसे ही वो 20 साल पूरी करता है 60 के बाद, यानी कि जैसे ही वो 80 से 85 की रेंज में आता है, तो उसकी पेंशन में 20% वृद्धि कर दी जाती है। कितनी प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाती है? 20% की। फिर उसके बाद वो 86 से, यानी कि 86 से इसको अपन कर सकते हैं 90, यानी 85 से 90 भी बोल सकते हैं। जैसे ही वो 85 से 90 की रेंज में आता है, उसकी 30% कर दी जाती है। और जैसे ही वो 90 से 95 की रेंज में आता है, 90 से 95 की रेंज में आता है, तो 40% कर दी जाती है। और जैसे ही वो 95 से 100 की रेंज में आता है, तो 50% कर दी जाती है। पेंशन में वृद्धि का प्रतिशत है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। और जैसे ही वो 100 या 100 से अबोव हो जाता है, तो उसकी पेंशन में 100% वृद्धि कर दी जाती है। तो ये फॉर्मूला था। तो ये किस रेंज की बात कर रहा है? ये 80 वर्ष की बात कर रहा है। तो ये 80 से 85 के बीच 20% की रेंज में आ जाएगा। ये 20% की रेंज में आ जाएगा। ये 30 है जो आपके 85 से 90 है, 10 का कोई यहाँ महत्व नहीं है। और ये जो 40 है, ये आपके 90 से 95 के बीच, 90 से 95 के बीच 40 है, और 95 से 100 के बीच 50 है। और जैसे ही 100 प्लस हो जाता है, तो 100% हो जाता है। तो ये इससे संबंधित एक प्रश्न आता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपका ये गलत नहीं होगा। तो ये जहाँ 20% आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद प्रश्न नंबर 36 है, न्यूनतम पारिवारिक पेंशन रुपए है और अधिकतम पारिवारिक पेंशन है। देखिए, मैं इसको बता देता हूँ बहुत ही अच्छी तरह से। मिनिमम फैमिली पेंशन इज RS एंड मैक्सिमम फैमिली पेंशन इज। तो यहाँ न्यूनतम रेलवे में जो L1 की, या रेलवे की बात नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, न्यूनतम L1 की जो बेसिक है वो आपके 18,000 रुपए है। तो पेंशन के लिए आप इसका ऑफ कर लीजिए, तो यहाँ पे 9,000, तो 9,000 आपकी मिनिमम पेंशन हो गई। और L18 है, जिसकी बेसिक है 2.5 लाख, इसकी बेसिक आपकी 2.5 लाख है। तो 2.5 लाख के आप कर लीजिए, 2.5 लाख के आप हो जाएंगे 1,25,000। तो 1,25,000, इसका मतलब क्या हुआ? 9,000 और 1,25,000। न्यूनतम जो पेंशन है वो 9,000 है, और मिनिमम पेंशन है वो 1,25,000 है। तो ये ऑप्शन जो ए है, यही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद 37 की बात करेंगे। पेंशन नियमावली के किस नियम के तहत भविष्य में अच्छे आचरण के अधीन पेंशन, यानी कि अंडर विच रूल ऑफ द पेंशन मैनुअल पेंशन सब्जेक्ट टू फ्यूचर गुड कंडक्ट। तो ये नियम नंबर 8 में आता है, यानी कि रूल नंबर 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे DCRG की अधिकतम मात्रा पूछी है, सॉरी, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ DCRG? डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो याद रखें, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी। और इसकी जो मैक्सिमम जो राशि है, मैक्सिमम अमाउंट है, वो है 25 लाख। वो कितना है? 25 लाख है। DCRG की राशि है जो 25 लाख है। 25 लाख आपके ऑप्शन सी में बैठा हुआ है, तो यही आपका आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे वाहन खरीद के लिए फाइनल विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड फॉर परचेज ऑफ कन्वेंस इज अलाउड ओकेजन ओनली, यानी कि वाहन की खरीद के लिए PF से अंतिम निकासी की अनुमति केवल एक बार, यानी एक अवसर दी जाती है। तो ये एक बार आपके ऑप्शन बी में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, द अथॉरिटी कंपोनेंट टू सेक्शन एंड एडवांस विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड इन केस ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर अप टू जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, यानी कि जूनियर स्केल अधिकारी, JE ग्रेड, JEG ग्रेड के लिए, यानी JEG ग्रेड तक के ग्रुप ए और बी के अधिकारी के मामले में PF से अग्रिम निकासी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी पूछा गया है। यहाँ पे सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो इसके लिए CPO है, मुख्य कार्मिक अधिकारी। CPO है, चीफ पर्सनल ऑफिसर, मुख्य कार्मिक अधिकारी, यानी बी आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिवीजन रेल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, CPO इज राइट आंसर। ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 है, हु इज द कंपोनेंट अथॉरिटी टू अप्रूव द रिकमेंडेड पोस्ट ऑफ स्क्रीनिंग कमेटी, यानी स्क्रीनिंग समिति के अनुसूचित पद को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके लिए DRM है, इसके लिए डिवीजन रेल मैनेजर होता है, यानी मंडल रेल प्रबंधक। ऑप्शन जो डी दे रखा है वो बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिकित्सा जांच में समिति के सदस्यों में कितने अधिकारी होते हैं? तो ये 3 अधिकारी होते हैं,
हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑफिसर्स एक्सिस्ट इन स्क्रीनिंग ऑफ मेडिकल डिएक्ट एज ए कमेटी मेंबर। तो ये 3 होते हैं, 3 आपके डी ऑप्शन में दे रखा है, ये राइट हो जाएगा। उसके बाद 43 की बात करेंगे। 43 क्या बोल रहा है, मेडिकल डिकेटराइज रेलवे एम्प्लॉइज शुड बी अब्सॉर्ब्ड इन विच डिपार्टमेंट फर्स्ट। यानी मेडिकल डिकेटराइज रेलवे कर्मचारी का सबसे पहले किस विभाग में समायोजित करना चाहिए, यानी उसी के विभाग में, यानी कि जो जहां पे वो है उसी विभाग में समायोजित किया जाना चाहिए, यानी सेम विभाग, सेम डिपार्टमेंट, यानी वही विभाग। तो ये जो सी दे रखा है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे 44, मिनिमम विच रैंक ऑफ डॉक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर मेडिकल डिकेटराइज्ड स्क्रीनिंग। मेडिकल डिकेटराइज्ड स्क्रीनिंग के लिए डॉक्टर का कम से कम कौन सा रैंक का होना जरूरी है, तो वो जेईए ग्रेड का होना जरूरी है, जेईए ग्रेड यानी जेईए जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, यानी कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का होना जरूरी है। तो ये कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का होना जरूरी है डॉक्टर का, तो ये ऑप्शन सी ले लेंगे यहाँ। हाँ ठीक है, जेईए ग्रेड राइट आंसर। C1 मेडिकल कैटेगरी इज रिक्वायर्ड फॉर विच पोस्ट, किस पद के लिए C1 मेडिकल श्रेणी आवश्यक है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं चार में से पूछा गया है, इसमें चारों में है जेई पीवे, एसएचई वर्क्स, यार्ड मास्टर, कंट्रोलिंग ऑपरेटिंग, नियंत्रक परिचालन। तो C1 जो मेडिकल श्रेणी आवश्यक है वो कंट्रोलर, ऑपरेटिंग, नियंत्रण परिचालन के लिए, यानी ऑप्शन ए है, ये आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, इज इट मैंडेटरी टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ compensation from the underprivileged candidates within a period of how many days of being adult। क्या वंचित वर्ग के अभ्यर्थियों से अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र वयस्क होने के कितने दिनों के प्रस्तुत करना आवश्यक है। ये इसके लिए 2 साल है, इसका टाइम जो है वो 2 साल है। 2 साल के अंदर यदि वो 18 वर्ष का नहीं हुआ है, 18 वर्ष का नहीं हुआ है, तो इसके लिए जो समय है वो 2 वर्ष का समय है। तो ये अपना जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है 2 वर्ष, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, विधवा पत्नियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। विधवा पत्नियों के लिए यानी कि जिसका रेलवे कर्मचारी एक्सपायर हो गया, व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर विडोज एंड वाइव्स। यानी विधवा पत्नियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो जो विधवा पत्नियां हैं उनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कुछ भी नहीं है, यानी 0 है। तो यहाँ पे 10वीं पास ये भी गलत हो जाएगा, लिटरेट साक्षर ये भी गलत हो जाएगा, 8वीं पास ये भी गलत हो जाएगा। तो उसके लिए न्यूनतम योग्यता कुछ भी नहीं है, तो कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन जो डी है ये अपन यहाँ ले लेंगे। 48 है, हु आर नॉट एलिजिबल फॉर सीजी कंपनसेशन ग्राउंड, यानी सीजी के लिए कौन पात्र नहीं है। देखिए है और नहीं है, यहाँ दोनों दिया है, तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो पत्नी तो इसके लिए पात्र होती है, वाइफ होती है जो इसके लिए पात्र होती है, और हस्बैंड पति भी इसके लिए पात्र होता है, और सन बेटा भी इसके लिए पात्र होता है। रेलवे जो इसमें हस्बैंड है, जैसे महिला है तो पति पात्र हो जाएगा, और पत्नी पात्र हो जाएगी, और बेटा पात्र हो जाएगा। इनमें से तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं, यही आपका जो बी ऑप्शन है यही आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 49 की, हु हैज द पावर्स टू रिलैक्स लोअर एज लिमिट फॉर सीजी अपॉइंटमेंट बियॉन्ड 1 ईयर। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो सीजी अपॉइंटमेंट होता है उसमें जो मिनिमम जो एज चाहिए वो चाहिए 18 वर्ष। सीजी अपॉइंटमेंट के लिए जो एज चाहिए वो कितनी चाहिए, 18 वर्ष। वैसे भी रेलवे में 18 वर्ष से नीचे नियुक्ति नहीं की जाती है, चाहे आप डायरेक्ट आरआरबी से आओ या किसी भी तरीके से आओ, आरआरसी से आओ, आरआरबी से आओ, अगर 18 वर्ष से कम के एज के व्यक्ति को नहीं लिया जाता है। और पात्रता की शर्तों में अपन 18 वर्ष की एज देखते हैं। अब यहाँ सीजी अपॉइंटमेंट के लिए पूछा है, तो सीजी अपॉइंटमेंट में भी 18 साल से कम का नहीं लिया जाता है, लेकिन यहाँ एक छूट दी गई है, वो दी गई है सीजी नियुक्ति के लिए। जो 1 साल तक की छूट जो दी गई है वो आपके डीआरएम को दी गई है, सॉरी माफ करना चाहती हूँ, जीएम को दी गई है। ये जो जनरल मैनेजर है इसको 1 साल की छूट दी गई है, यानी कि ये जीएम महोदय है, सीजी अपॉइंटमेंट में 1 साल तक की छूट इसके पास है, यानी कि 18 की जगह 17 की वर्ष की आयु में भी नियुक्त कर सकता है।
जीएम महोदय 17 साल की एज में भी नियुक्त कर सकता है। अब इसमें भी 1 साल की छूट किसको दी गई है? एमओआर को, मिनिस्टर ऑफ रेलवे को, यानी कि रेलवे बोर्ड को दी गई है। वो कितनी दी गई है? उसको 2 साल की दी गई है, यानी कि अपॉइंटमेंट में, ध्यान रखें, यानी 18 से कम की एज में। तो यानी ये जो 17 थी, यानी कि रेलवे बोर्ड एमओआर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इसमें 16 की एज में भी सीजी अपॉइंटमेंट दे सकता है। यहां लिखा है 1 वर्ष से अधिक, तो 1 वर्ष से अधिक यानी कि 1 वर्ष से अधिक यानी कि 2 साल, यानी कि 2 साल यहां ले लेंगे तो 1 साल की जीएम महोदय को दी गई है छूट और 2 साल की एमओआर को, यानी कि जहां नियुक्ति 18 में होती वहां पे एमओआर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 16 में भी कर सकता है और जीएम महोदय 17 की एज में भी सीजी अपॉइंटमेंट कर सकता है। तो यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है। अब ये 1 वर्ष से अधिक के लिए पूछा है, तो 1 वर्ष से अधिक हो गया, 1 वर्ष तक तो जीएम महोदय हो जाते, लेकिन 1 वर्ष से अधिक पूछा है इसलिए एमओआर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद 50 है, 50 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द persons have been exempted from processing the educational qualification as class 8 pass for compensation net appointment in level first post। लेवल 1 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण की शैक्षणिक योग्यता से किन व्यक्तियों को छूट दी गई है? किस व्यक्तियों को कक्षा 8 उत्तीर्ण की शैक्षिक योग्यता से छूट दी गई है? तो ये जो पूर्व कर्मचारियों की जो विधवा है उनके लिए ये है, यानी कि जो राइट आपका जो ए आंसर है, विडो ऑफ द एक्स एम्प्लॉय, पूर्व कर्मचारी की विधवा। पूर्व कर्मचारी का भाई यहाँ गलत हो जाएगा, पूर्व कर्मचारी की बहन भी गलत हो जाएगा, पूर्व कर्मचारी की बेटा भी गलत हो जाएगा, पूर्व कर्मचारी की विधवा ही यहाँ राइट आंसर है। तो विडो ऑफ द एक्स एम्प्लॉय आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 है, एसबीएफ की मुख्यालय स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? हु इज द चेयरमैन ऑफ हेडक्वार्टर लेवल कमेटी ऑफ द एसबीएफ? देखिए सबसे पहले जो प्रश्न है वो पूछता है स्टाफ बेनिफिट फंड, यानी इसकी फुल फॉर्म। एसबीएफ है, उसकी फुल फॉर्म होती है स्टाफ बेनिफिट फंड। दूसरा, ये रेलवे में 1931 में आया था, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्टाफ बेनिफिट। और दूसरा, ये रेलवे में 1931 में आया था। प्रतिवर्ष सरकार द्वारा प्रति कर्मचारी की दर से एसबीएफ में 800 रुपए दिए जाते हैं। वर्तमान में जो ये राशि है 800 रुपए है। पहले ये राशि 500 रुपए थी, पहले ये राशि 500 रुपए थी, अब वर्तमान में ये राशि 800 रुपए है। यहाँ पूछा क्या गया है? यहाँ पूछा गया है कि एसबीएफ की मुख्यालय स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो हेडक्वार्टर लेवल पर जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं कमेटी के, वो पीसीपी होते हैं, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, पीसीपीओ होते हैं। तो ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद 52 है, हाउ मच अमाउंट कैन बी पेड फ्रॉम एसबीएफ वन सेट ऑफ टीथ स्टाफ बेनिफिट फंड। एसबीएफ की जो फुल फॉर्म होती है स्टाफ बेनिफिट फंड होता है। इससे एसबीएफ से एक दांत सेट के लिए, यानी कि एक सेट में पूरा आ जाता है, सेट में पूरा आ जाता है। तो अगर एक कृत्रिम दांत लगवाते हैं तो उसकी राशि है 5000 रुपए, उसकी राशि है 5000 रुपए है। लेकिन यहाँ इसने एक दांत सेट यानी पूरा सेट की बात करी है, तो पूरे सेट के लिए ये जो राशि है 10,000 रुपए है, ये जो राशि है 10,000 रुपए है। तो आप ये दोनों राशि याद रखें, एक कृत्रिम दांत के लिए 5000 है और पूरे दांत सेट के लिए 10,000 है। तो पूरा सेट का पूछा है इसलिए यहाँ 10,000 ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 53 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्टेंस इज नॉट प्रोवाइडेड बाय स्टाफ बेनिफिट फंड। स्टाफ बेनिफिट फंड, एसबीएफ की जो फुल फॉर्म होती है स्टाफ बेनिफिट फंड होता है। 1931 में ये रेलवे में आया था और वर्तमान में प्रतिवर्ष जो सरकार द्वारा प्रति कर्मचारी की दर से जो एसबीएफ में राशि दी जा रही है वो वर्तमान में 800 रुपए है, वर्तमान में 800 रुपए है। याद रखिएगा इस राशि का प्रश्न पूछा जाता है। पहले ये राशि 500 रुपए थी, पहले ये राशि 500 रुपए थी, तो 500 पे आपको टिक नहीं करना है, वर्तमान की राशि पूछे तो 800 रुपए लगाना है। तो यहाँ पूछा क्या गया, इनमें से कौन सी सहायता एसबीएफ से नहीं दी जाती है? तो एसबीएफ से स्काउट एक्टिविटीज के लिए दिया जाता है, यानी स्काउट गतिविधि के लिए जाता है, महिला सशक्तिकरण के लिए भी दिया जाता है, और जो आपका स्पोर्ट्स है खेलकूद इसके लिए भी दिया जाता है। तो ये तीनों सही है। जो ट्यूशन फीस है 12वीं से नीचे, इसके लिए आपको ट्यूशन फीस मिलती है जो आप लगाते हैं 1 से कक्षा 1 से 12 तक, वो आपको रेलवे देता है। और आप जानते ही हैं ये 2 बच्चों के लिए मिलता है ट्यूशन फीस, जो सबसे बड़े 2 बच्चे हैं जो पढ़ रहे होते हैं और सबसे बड़े जो बच्चे होते हैं उनके लिए, 2 बच्चों के लिए ये आपको
हर साल मिलती है। तो ये SBF, इसका SBF ये काम नहीं करता है ट्यूशन फीस का। बाकी SBF से स्काउट गतिविधि के लिए मिलता है, महिला सशक्तिकरण के लिए मिलता है और खेलकूद के लिए मिलता है। तो चलिए यहाँ क्या लेंगे आंसर, यहाँ ऑप्शन जो बी है वो लेंगे, ऑप्शन जो बी है वो लेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। 54 की बात करेंगे, कर्मचारियों द्वारा अवकाश गृह का अधिकतम कितने समय तक उपयोग किया जा सकता है। हाउ मच टाइम कैन द हॉलीडे होम बी यूज्ड फॉर मैक्सिमम टाइम बाय द स्टाफ। हाउ मच टाइम कैन द हॉलीडे होम बी यूज्ड फॉर मैक्सिमम टाइम बाय द स्टाफ। कर्मचारियों द्वारा अवकाश गृह का अधिकतम कितने समय तक उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए 3 दिन है। ऑप्शन ए है जो यहाँ बिल्कुल आपका करेक्ट है। उसके बाद है किस पाठ्यक्रम को करने के लिए SBF से सहायता प्रदान नहीं की जाती है। देखिए MBBS के लिए SBF सहायता करता है स्टाफ बेनिफिट फंड, स्टाफ बेनिफिट फंड है जो MBBS के लिए सहायता करता है, बीटेक के लिए भी सहायता करता है, यानी कि बीटेक के लिए भी कर्मचारी के बच्चों की सहायता करता है, और BHMS के लिए भी सहायता करता है। यहाँ पर जो BA है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसके लिए SBF सहायता नहीं करता है। तो ये जो सी ऑप्शन है यहाँ नहीं के लिए पूछा था, तो सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 56 है रेलवे कर्मचारियों की प्रबंधन में भागीदारी के लिए प्रेम की स्थापना कब की गई। देखिए प्रेम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट, और ये 1994 में स्थापित हुआ था। प्रेम 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें क्या है, इसमें रेल कर्मचारियों की प्रबंधन में भागीदारी के लिए 1994 में इसकी स्थापना की गई। तो यहाँ ईयर पूछा गया है, इसलिए 1994 यहाँ आपका ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे क्षेत्रीय स्तर पर प्रेम बैठक का अध्यक्ष कौन होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट मीटिंग एट जोनल लेवल, यानी कि जो प्रेम की मीटिंग होती है जोनल लेवल पर, उसमें जो बैठक का अध्यक्ष कौन होता है, तो उसके लिए GM साहब होते हैं, जनरल मैनेजर। सी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है 57 में। उसके बाद हम PNM की बात करेंगे। PNM का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNM। तो PNM का फुल फॉर्म होता है P से परमानेंट, N से नेगोशिएटिंग और M से मशीनरी, यानी स्थायी वार्ता मशीनरी, यानी जो ऑप्शन ए है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। 1/1/1952 1/1/1952 VV गिरी, VV गिरी 1/1/1952 VV गिरी, यानी कि PNM का जो इसमें आया था प्रेम में, PNM का जो अस्तित्व सामने आया था, वो जो भी इसकी स्थापना हुई थी तो 1/1/1952 VV गिरी के द्वारा की गई थी। तो ये आप ध्यान रखें। और इसका जो फुल फॉर्म है परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, स्थायी वार्ता मशीनरी, यानी तंत्र भी बोल सकते हैं इसको मशीनरी की जगह। तो परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद हम बात करेंगे 59 की बात करेंगे, मंडल स्तर पर एक वर्ष में कितनी बार PNM बैठक आयोजित की जाती है। तो यहाँ मंडल के लिए पूछा है, तो मंडल में डिवीजन लेवल पर ये 2 माह में एक बार, 2 माह में एक बार होती है, यानी कि साल में 6 बार हो गई, साल में 6 बार हो गई, यानी कि डिवीजन लेवल पर ये 2 माह में एक बार, यानी साल में 6 बार हो गई। तो ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप 6 टाइम्स 1 in 2 month, 6 बार 2 महीनों में एक बार, ये डिवीजन लेवल पर है। और जोनल लेवल पर ये 3 माह में एक बार होती है, जोनल लेवल पर ये 3 मंथ में एक बार होती है, यानी साल में 4 बार। और रेलवे बोर्ड लेवल पर भी ये 3 मंथ में एक बार होती है, यानी जोनल लेवल पर 3 मंथ में एक बार और रेलवे बोर्ड लेवल में 3 मंथ में एक बार, यानी साल में 4 बार, 3 महीने में एक बार। तो ये हो गया आपका जोनल लेवल पर, ये हो गया रेलवे बोर्ड लेवल पर। यहाँ डिवीजन लेवल के लिए पूछा था, तो डिवीजन लेवल में 6 टाइम 1 in 2 month, यानी 6 बार 2 महीनों में एक बार होती है। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 60, यानी कि 60 है, मंडल स्तर पर PNM बैठक का सचिव कौन होता है। तो मंडल स्तर पर यहाँ पूछा गया है, यानी डिवीजन लेवल पर हु इज द सेक्रेटरी पूछा गया है, सेक्रेटरी ऑफ PNM मीटिंग एट डिवीजन लेवल। तो डिवीजन लेवल पर जो सेक्रेटरी होता है वो सीनियर DPO होता है, यानी पहला ही ऑप्शन आपका सही है, सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर, सीनियर DPO होता है।
और हेडक्वार्टर लेवल पर पीसीपीओ होता है, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय स्तर पर पीसीपीओ होता है। और रेलवे बोर्ड लेवल पर, रेलवे बोर्ड लेवल पर, रेलवे बोर्ड लेवल पर कौन होता है? डिप्टी डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट, डिप्टी डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट होता है पीएनएम का। यानी कि डिवीजन लेवल पर आपका सीनियर डीपी हो गया, हेडक्वार्टर लेवल पर पीसीपीओ हो गया और रेलवे बोर्ड लेवल पर डिप्टी डायरेक्टर हो गया। उसके अलावा यहाँ आपको सेक्रेटरी के अलावा अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है। तो अध्यक्ष के लिए आपको डिवीजन लेवल पर डीआरएम हो जाता है। अगर अध्यक्ष पूछा जाए, यहाँ चेयरमैन पूछा जाए पीएनएम का, तो डिवीजन लेवल पर आपका डीआरएम हो जाता है। और जोनल लेवल पर यानी हेडक्वार्टर लेवल पर जीएम साहब हो जाते हैं। और रेलवे बोर्ड लेवल पर सीआरबी या सीईओ, चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड इसके अध्यक्ष होते हैं। ये अध्यक्ष बता दिए मैंने और ये सचिव बता दिया। अध्यक्ष में डिवीजन लेवल पर डीएम साहब होते हैं, यानी सॉरी डीआरएम साहब होते हैं। जोनल लेवल पर जीएम सर होते हैं और रेलवे बोर्ड लेवल पर सीआरबी होते हैं। उसी प्रकार सचिव में हेडक्वार्टर लेवल पर पीसीपी होते हैं, रेलवे बोर्ड लेवल पर डिप्टी डायरेक्टर होते हैं और यहाँ पर मंडल स्तर पर पूछा है तो सीनियर डीपी हो जाएंगे। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे 61 की बात करेंगे। फॉर्म इज इश्यूड टू नॉमिनेट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जांच अधिकारी को नामित करने के लिए कौन सा फॉर्म जारी किया जाता है? तो जांच अधिकारी के लिए SF7 का किया जाता है। और सबसे ज्यादा बार परीक्षाओं में यही पूछा जाता है SF7 जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए। SF2 डीम्ड सस्पेंशन के लिए होता है, SF5 मेजर पेनल्टी की चार्जशीट के लिए होता है और SF11 माइनर पेनल्टी की चार्जशीट के लिए होता है। तो यहाँ SF7 जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद 62 है डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968। डीआर की कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो डीआर की फुल फॉर्म होती है डिसिप्लिन एंड अपील रूल, डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स होता है और 1 अक्टूबर 1968 से ये प्रभावी है। इसमें 7 भाग, इसमें 7 भाग और 31 नियम होते हैं। 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 देखिए डिसिप्लिन एंड अपील रूल इसकी फुल फॉर्म है 1 अक्टूबर 1968 से ये प्रभावी है और इसमें 7 भाग होते हैं। 7 भाग में टोटल इसमें 31 नियम होते हैं और रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल होते हैं, उसमें आपके 26 नियम होते हैं। तो डिसिप्लिन एंड अपील रूल में 31 नियम होते हैं, 7 भागों में ये बटे हुए रहते हैं। और तो यहाँ अपील की अवधि पूछी है तो इसके लिए 1.5 महीना है। 1.5 महीने का मतलब यहाँ 45 डेज, 45 डेज यानी 45 दिन आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पूछा गया है दैट ऑफ इफेक्ट ऑन डीएआर, यानी डीएआर के प्रभावी होने की तिथि क्या है? तो ये ऊपर के प्रश्न में मैंने आपको बता दिया है। डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968, ऑप्शन जो ए है यही आपका करेक्ट आंसर है। उसके अलावा 64 है अंडर विच रूल ऑफ डीएआर इंक्वायरी ऑफिसर इज नॉमिनेटेड। देखिए ये जो बात कर रहा है डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 के किस नियम के तहत जांच अधिकारी नामित किया जाता है? तो इसमें टोटल 31 नियम होते हैं। अब 31 नियमों में कौन सा नियम है जिसमें जांच अधिकारी की नियुक्ति होती है? तो 31 नियमों में जो नियम नंबर 9 है उसमें जांच अधिकारी नामित किया जाता है। तो 9 आपके ऑप्शन बी में बैठा है, तो यही आंसर आपका राइट हो जाएगा। 7 भागों में ये बटे होते हैं यानी भाग 7 हैं और टोटल नियम इसमें 31 है। 1 अक्टूबर 1968 से ये प्रभावी है और कई बार डिसिप्लिन डीआर की डर की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद यहाँ SF3 पूछा गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म 3 पूछा गया है, किसके हस्ताक्षर से जारी किया गया? तो SF3 है जो एम्प्लॉय सस्पेंड होता है उसी के हस्ताक्षर से जारी किया जाता है। SF जो 3 होता है वो सस्पेंड एम्प्लॉय के हस्ताक्षर से जारी किया जाता है। तो ये आपके सस्पेंडेड एम्प्लॉय ऑप्शन बी में है, निलंबित कर्मचारी सस्पेंडेड एम्प्लॉय, तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे डीम्ड सस्पेंशन के लिए प्रयुक्त मानक प्रपत्र कौन सा है? तो डीम्ड सस्पेंशन के लिए SF2 होता है, SF3 निलंबन यानी निर्वाहत्व की स्वीकृति के लिए होता है। SF3 जो स्टैंडर्ड फॉर्म SF3 होता है निर्वाहत्व की स्वीकृति के लिए होता है। और डीम्ड सस्पेंशन के लिए SF2 होता है, SF5 है जो मेजर पेनल्टी की चार्जशीट है और SF4 है जो निलंबन से बहाली के लिए है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था? डीम्ड सस्पेंशन का पूछा गया था, इसलिए SF2 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे 67 की। 67 है एज पर रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966, ये 1966 भी आप इसका याद रखें। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966
कि कौन से नंबर में परमिशन इज नेसेसरी फॉर परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी रेल सेवा आचरण नियम संख्या के अनुसार अचल संपत्ति की खरीद के लिए अनुमति आवश्यक है। तो इसके लिए नियम 18(1) है। अचल संपत्ति की खरीद के लिए, अचल संपत्ति अगर आप खरीदते हैं तो उसकी अनुमति के लिए जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल का जो नियम 18(1) है वो लागू होता है। तो ऑप्शन यहाँ ए आपका सही है। नियम जो 5 है वो राजनीति में भाग लेना वर्जित है, यानी कि आप राजनीति में भाग नहीं ले सकते रेलवे कर्मचारी हैं तो। और जो 15(a) है वो रेलवे आवेशों के दुरुपयोग से संबंधित है। 15(a) क्या है, यानी कि रेलवे क्वार्टर किराए से देना, रेलवे क्वार्टर खाली नहीं करना, रेलवे क्वार्टर पर भेड़ बकरियां रखना, रेलवे क्वार्टर पर अनैतिक कार्य करना, रेलवे क्वार्टर पर मतलब कोई भी ऐसा कार्य नहीं करे, तो उसके लिए ये 15(a) है, यानी कि क्वार्टरों के सबलेटिंग से है, यानी क्वार्टरों के सरकारी क्वार्टरों के दुरुपयोग से है 15(a). तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा जाता है परीक्षाओं में। नियम जो 7 है वो धरना, प्रदर्शन, जुलूस इत्यादि से, यानी कोई भी रेलवे सरकारी कर्मचारी धरने में, प्रदर्शन में, जुलूस में इनमें नहीं कर सकता है, न शामिल हो सकता है, जो यूनियन के धरना, प्रदर्शन, जुलूस के अलावा। तो यहाँ ये ध्यान रखें। तो ये मैंने चारों बता दिए हैं। चारों में यहाँ कौन सा पूछा गया था, अचल संपत्ति की खरीद के लिए पूछा गया था, तो 18(1) यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 68 है, अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स इज इट फॉरबिडन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। रेल सेवा आचरण नियमावली के किस नियम के तहत राजनीति में भाग लेना वर्जित है। तो मैंने यहाँ ऊपर बताया आपका जो रूल नंबर 5 है और राजनीति में भाग लेने से वर्जित है। तो रूल नंबर 5 आपके ऑप्शन बी में बैठा है। तो यही नियम है जिसके तहत राजनीति में भाग लेना वर्जित है, यानी कि राजनीति में कोई भी रेलवे कर्मचारी सरकारी सर्विस में रहते हुए राजनीति में भाग नहीं ले सकता है, वो इस्तीफा देके यानी नौकरी छोड़ के ही वो राजनीति कर सकता है। तो ये नियम 5 में है। नियम 6 में क्या है, नियम 6 संघ और संगठन से शामिल है, यानी किसी भी संघ में, संगठन में रेलवे कर्मचारी शामिल नहीं हो सकता। नियम 10 क्या है, नियम 10 गवाही हस्ताक्षर देना है, यानी कि बिना रेलवे की अनुमति पे कोर्ट के समक्ष किसी प्रकार की गवाही देने से मनाही है नियम 10 में। और 23 क्या है, 23 व्याख्या का अधिकार है, यानी किसी भी चीज के व्याख्या का अधिकार, व्याख्या का अधिकार के लिए है, व्याख्या नहीं कर सकता है। तो ये नियम नंबर 23 में है। तो ये मैंने सारे बता दिए हैं आपको। इसमें राजनीति में भाग लेना वर्जित है, यानी कि राजनीति में भाग नहीं ले सकता, इसके लिए नियम नंबर 5 था। तो ऑप्शन जो बी है वो आपको करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 69 है, अंडर विच रूल ऑफ कंडक्ट रूल 1966। देखिए ये 1966 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। रूल ऑफ कंडक्ट रूल 1966 डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट गिवन, यानी आचार संहिता नियम 1966 के किस नियम के अंतर्गत सरकार की परिभाषा दी गई है। तो सरकार की परिभाषा नियम नंबर 2 में दी गई है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नियम नंबर 3 में क्या है, नियम नंबर 3 में साधारण नियम है, जिसमें 3A, 3B, 3C आता है। साधारण नियमों में 3A जो अनुशासित से संबंधित होता है, अनुशासन और कर्तव्य से, और जो 3B है वो सरकारी नीतियों के पालन से होता है, और 3rd C है वो सेक्सुअल मैन हरासमेंट और रेलवे फीमेल एम्प्लॉय के लिए है। तो ये नंबर 3 में आता है। नियम 1 में क्या है, नियम 1 में इसमें जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल है उसकी नाम से उद्देशिका के लिए है। तो ये रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के नाम और उद्देशिका के लिए है। तो ये नियम 1 में है। और नियम 3A क्या है, 3A अनुशासन और कर्तव्य परायणता के लिए है। नियम जो ए है अनुशासन के और कर्तव्य निष्ठा के लिए है। तो ये आपका 3A में है। इस प्रकार से हम देखें सरकार की परिभाषा नियम 2 में दी गई है। तो ये जो नियम 2 है यही आपका यहाँ राइट आंसर है। उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे हम 70 इन रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 रूल नंबर आर जनरल रूल्स। रेल सेवा आचरण नियम 1966 में नियम संख्या सामान्य नियम है। तो सामान्य नियम के लिए मैंने आपको ऊपर बताया जो नियम नंबर 3 है ये सामान्य नियम के लिए आता है। नियम नंबर 2 जो परिभाषा के लिए आता है, और नियम 1 है जो इसके नाम और उद्देशिका के लिए आता है। और यहाँ पे बात करेंगे हम सामान्य नियम के लिए पूछा है, तो सामान्य नियम के लिए रूल नंबर 3 आता है। तो यही आंसर आपका हो जाता है। 4 की हम बात करें तो 4 सरकारी सहायता प्राप्त कंपनी में नौकरी से संबंधित है, यानी किसी कंपनी में आप प्रभाव या सरकारी कर्मचारी उससे मतलब सरकारी सहायता प्राप्त कर्मचारी प्राप्त कंपनी में नौकरी से संबंधित है कि आप नौकरी नहीं लगा सकते हैं। तो ये 4 में आता है। नियम 1 में नाम और उद्देशिका के लिए है, और 2 में सरकार की परिभाषा बताई गई है। यहाँ पूछा भी गया था अभी 2 का, सरकार की परिभाषा दी गई, तो ये नियम नंबर 2 में दी गई है। तो सरकार की परिभाषा नियम नंबर 2 में गई है। यहाँ सामान्य नियम के लिए पूछा था, इसलिए सामान्य नियम के लिए 3 हो जाएगा। तो ये मैंने चारों आपको बता दिए हैं, और यहाँ जो उत्तर के लिए ऑप्शन ए यानी सामान्य नियम के लिए 3 हो जाएगा। तो ये आंसर है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद बहुत ही अच्छा प्रश्न है,
रेगुलेशन ऑफ हावर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट 2005 HOER है। और HOER की जो फुल फॉर्म बताई गई है यहाँ, हावर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट, तो ये हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन वर्तमान में ये है। पहले इसकी परिभाषा ये थी 2005 जब संशोधित किया था, उससे पहले 2005 से पहले हावर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट था 2005 से पहले। अब इसको हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन कर दिया गया है। तो ये इसमें 4 कैटेगरीज आती है, इंटेंसिव, कंटिन्यूस, EI और एक्सक्लूडेड, 4 श्रेणियों में इसको बांटा गया। तो इसमें पूछा क्या गया है, कार्य के घंटों और विश्राम की अवधि का विनियमन में निपटाया गया है। यानी कि इसमें पूछा गया है कि कौन से भारतीय रेल अधिनियम में अध्याय में कार्य के घंटों और विश्राम की अवधि का विनियमन निपटाया गया है। तो जो ये आपका भारतीय रेल अधिनियम 1989 का अध्याय जो 14वां है, इसमें है ये, यानी कि चैप्टर 14 ऑफ इंडियन रेलवे एक्ट 1989। तो ये भारतीय रेल अधिनियम, यानी कि ऑप्शन जो सी है आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। गहन श्रमिकों के मामले में का अर्थ है 8 घंटे से अधिक की ड्यूटी। तो 8 घंटे से अधिक की ड्यूटी का जो आशय है वो लॉन्ग ऑन से है, लॉन्ग ऑन से है। और लॉन्ग जो ऑफ में आता है, जो दीर्घकालिक का अर्थ होता है, यानी ड्यूटी अवधि, वो लॉन्ग ऑफ 10 घंटे से ऊपर में आता है दीर्घकालिक का। यहाँ पे इंटेंसिव वर्कर्स, यानी कि इन द केस ऑफ इंटेंसिव वर्कर्स मींस पीरियड ऑफ ड्यूटी और 8 आवर्स, यानी कि गहन श्रमिकों के मामले में लॉग ऑन का अर्थ 8 घंटे से अधिक की ड्यूटी अवधि का है। तो यानी ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। 73 है, इन द केस ऑफ कंटिन्यूस वर्कर्स लॉग ऑन मींस पीरियड ऑफ ड्यूटी, निरंतर कार्यरत कर्मचारियों के मामले में दीर्घकालिक का अर्थ ड्यूटी की अवधि 10 घंटे से है, यानी कंटिन्यूस में ये 10 घंटे से अधिक है। इसके अलावा 74 है, एक रेलवे कर्मचारी को पर्यवेक्षी अधिकार के रूप में निर्दिष्ट करने का प्राधिकार है। इज द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई ए रेलवे सर्वेंट एज सुपरवाइजरी। एक रेलवे कर्मचारी को पर्यवेक्षी अधिकार के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार है जो श्रम मंत्रालय को है, मिनिस्टर ऑफ लेबर है श्रम मंत्रालय, इसका ये निर्दिष्ट करने का प्राधिकार है मिनिस्टर ऑफ लेबर, यानी कि सी ऑप्शन है जो आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे 75, नेम ऑफ द एक्ट मेड टू एंश्योर प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, यानी असंगठित श्रमिकों के शोषण की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए अधिनियम का नाम क्या है। तो डेमिनिजन एक्ट 1948 है इसका, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। तो डी आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 76, कारखाना अधिनियम 1948 कब से लागू हुआ। When did the Factories Act 1948 come into force? देखो जो कारखाना अधिनियम था वो 1948 में बना था, लेकिन ये जो प्रभावी हुआ था ये 1 अप्रैल 1949 से प्रभावी हुआ था, 1 अप्रैल 1949 से प्रभावी हुआ था। और फैक्ट्री एक्ट के बारे में आप काफी कुछ जानते होंगे, यहाँ से प्रश्न भी बहुत बनते हैं। तो फैक्ट्री एक्ट जो इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये 1 अप्रैल 1949 से प्रभावी हुआ था और 1948 में ये बना था। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 1949 आपके सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपके यहाँ राइट हो जाएगा। 77 की बात करते हैं, हाउ मेनी डेज नोटिस शुड बी गिवन बिफोर गोइंग टू स्ट्राइक इन पब्लिक सर्विस। सार्वजनिक सेवा में हड़ताल करने से पहले कितने दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। तो ये 45 डेज है, 1.5 महीना, 45 दिन का दिया जाता है, यानी 1.5 महीना। और इसको वीक में कन्वर्ट करेंगे तो फिर इसका 6 वीक जो आंसर बनेगा वो 6 वीक बनेगा। तो यहाँ ऑप्शन ए ले लेंगे। आफ्टर अरेंजिंग फ्यूल एंड लाइट इत्यादि ऑन विच बेसिस शुड द कैंटीन बी रन। देखिए ईंधन और प्रकाश आदि की व्यवस्था करने के बाद कैंटीन को किस आधार पर चलाया जाना चाहिए। तो कैंटीन का जो प्रावधान होता है वो किसी भी कारखाने में 250 या 250 प्लस से अधिक पर कैंटीन का प्रावधान होता है, उसको नो लॉस नो प्रॉफिट पे चलाया जाता है। अगर ईंधन और प्रकाश की व्यवस्था हो जाए तो फिर उसको नो लॉस नो प्रॉफिट पे चलाया जाता है। और ये चीज लिखी है आपके ऑन द बेसिस ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, यानी बिना लाभ और बिना हानि के आधार पर। तो ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट हो जाता है। 79 में बात करेंगे,
डेट फ्रॉम विच आरटीआई कम फुल इनटू फोर्स। देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आरटीआई की फुल फॉर्म होती है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन होती है, और ये संसद में 15 जून 2000 को पास हो गया था, और संसद में 15 जून 2005 को पास हो गया था। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू हो गया था। उसके बाद में जम्मू कश्मीर को भी इसमें जोड़ लिया गया था, बाद में जोड़ लिया गया था, लेकिन जब ये लागू हुआ था, जब जम्मू कश्मीर इसमें शामिल नहीं था, जम्मू कश्मीर बाद में जोड़ा गया था। तो ये 15 जून 2005 को संसद में पास हो गया था, और 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में प्रभावी हो गया था। देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन क्यों लाया गया? राइट टू इन्फॉर्मेशन इसलिए लाया गया कि कर्मचारियों के काम तय सीमा में हो, दफ्तरों में भ्रष्टाचार नहीं हो, जनता के काम जो पब्लिक है, जनता उनके कामों में पारदर्शिता आए, उनके काम तय समय पे हो, भ्रष्टाचार नहीं हो। इस वजह से एक पारदर्शिता के लिए और कार्य का तय समय में पूरा होने के लिए, और एक किसी भी कार्य में भ्रष्टाचार नहीं हो, तो इसको समाप्त करने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया गया। और ये 2005 से, यानी कि 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में प्रभावी हो गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। जम्मू कश्मीर को इसमें बाद में जोड़ लिया गया, तो अब ये पूरे देश में प्रभावी है। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है। इसका आप जानते ही हैं 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर इसमें लगता है, और इसकी जो जवाब देने की जो तय समय सीमा है वो 30 दिन है। 30 दिन बोले तो 1 महीना, लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों में और किसी के जीवन या सुरक्षा के मामले में, जीवन से जुड़े मुद्दों के मामले में, ये 3 दिन के अंतर भी, यानी कि 3 दिन के अंतर भी आपको जवाब दिया जा सकता है। 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर में लगता है, आई जो इसकी वो है आप जानते ही होंगे। तो ये था आरटीआई एक्ट जो कि 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। तो इसमें पूछा क्या गया था? इसमें पूछा गया था वह तिथि जिससे आरटीआई पूरी तरह से लागू हुआ। तो इसमें आरटीआई पूरी तरह से 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया था। तो ये ऑप्शन जो बी है ये आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट है। उसके बाद हम 80 की बात करेंगे। कौन सा एकमात्र राज्य आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए जो क्वेश्चन नंबर 80 है, विच ओनली स्टेट इज नॉट कवर्ड अंडर आरटीआई एक्ट? राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार। कौन सा एकमात्र राज्य आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता था? ये जम्मू कश्मीर था, जो जब 12 अक्टूबर 2005 को 12 अक्टूबर 2005 को जब लागू हुआ था, तो ये जम्मू कश्मीर को नहीं जोड़ा गया था उस समय, तो ये उस समय नहीं आता था। लेकिन आज की डेट में बात करें तो आज की डेट में ये भी आरटीआई एक्ट के अंतर्गत यानी अधिनियम के अंतर्गत आता है। दिल्ली भी आता है और मुंबई भी आता है, तो यहाँ तीनों आते हैं। तो यहाँ नहीं के लिए पूछा गया है, इसलिए इनमें से कोई भी नहीं है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम 81 की बात करते हैं। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर ए फीमेल एम्प्लॉय टू रजिस्टर ए कंप्लेंट टू द इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी? किसी महिला कर्मचारी के लिए आंतरिक शिकायत समिति में शिकायत दर्ज कराने की समय सीमा क्या है? तो वो 90 दिन है, यानी कि 90 डेज है, और इसको महीनों में कन्वर्ट करेंगे तो 3 महीने हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो डी है यही आपका राइट है। और इसमें यदि महिला कर्मचारी किसी पुरुष के प्रति शिकायत करती है तो उसको जवाब देने के लिए 10 दिन का समय होता है, उसके लिए 10 दिन का समय होता है। यौन उत्पीड़न मामले में, ये मैंने जो बताया है ये यौन उत्पीड़न मामले में बताया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम लिमिट गिवन टू ए मेल एम्प्लॉय टू रिप्लाई अगेंस्ट द कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट? यौन उत्पीड़न की शिकायत पर जवाब देने के लिए पुरुष कर्मचारी को क्या समय सीमा दी जाती है? देखिए जो सर्विस कंडक्ट रूल 1966 है उसका जो नियम 3rd C है वो यही बोलता है, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 उसका जो नियम 3 है और 3 का जो 3rd C है, यानी नियम 3 का C यानी थर्ड, नियम 3 का 3rd, वो रेलवे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ रेलवे फीमेल एम्प्लॉय के लिए है। उसमें शिकायत पर जब महिला कर्मचारी शिकायत करती है तो पुरुष में उसको जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया जाता है। तो 10 दिन आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ये जो बी है यही आपका करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे 83 की। व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिशमेंट? देखिए ये कैट का है, और कैट से संबंधित हर पेपर में प्रश्न होते हैं, तो सबसे पहले तो कैट की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, ये पूछ लिया जाता है। तो कैट की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, हिंदी में बोले तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 नवंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और
जो ये क्यों लाया गया कैट, कैट इसलिए लाया गया, तो जितने भी जो कर्मचारी हैं उनकी जो लड़ाई है प्रशासन से, कैट कर्मचारियों के लिए होता है, सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। तो ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो प्रशासन से उनके मुद्दे हों, चाहे सीनियरिटी के हों, चाहे प्रमोशन के मुद्दे हों, या लिखित एग्जाम को लेकर के हों, या विभागीय परीक्षाओं को लेकर हों, या किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान के बारे में हो, तो उनके जो मुद्दे होते हैं उन विवादों को सुलझाने के लिए कैट की स्थापना की गई थी। और ये कब की गई थी? 1 नवंबर 1985 को की गई थी। और इसकी प्रधान पीठ न्यू दिल्ली में है। होता क्या है कि जब जैसे भी कोई किसी कर्मचारी का नुकसान हो रहा होता है किसी भी स्तर पर, तो वो कैट में जा सकता है। और इसकी जो शुरुआत में फीस रखी गई थी वो रखी गई थी 50 रुपए, 50 रुपए। और इसका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड है विवाद की स्थिति से 1 साल का, विवाद की स्थिति से 1 साल का टाइम पीरियड है आपके पास। मान लीजिए कोई मैटर हो गया आपके साथ, कोई गलत हो गया, तो आपने, प्रशासन ने आपकी नहीं सुनी है, प्रशासन ने आपका उसका सॉल्यूशन नहीं किया है, तो विवाद की तारीख से 1 साल तक आपको कैट जाने का अधिकार है। टाइम पीरियड है जो 1 साल तक का, यानी 1 साल के भीतर में प्रशासन आपकी नहीं सुनता है, नहीं ध्यान देता है आपकी प्रॉब्लम पर, आप सेटिस्फाइड नहीं है प्रशासन से, सीनियरिटी को लेकर, प्रमोशन को लेकर, या किसी प्रकार के आर्थिक लॉस को लेकर, या किसी जो मुद्दा है आपका उसको लेकर नहीं सुनता है, तो आप 1 साल के भीतर भीतर आप कैट में जा सकते हैं। इसकी जो समयावधि है 1 साल है। और इसके जो प्रशासनिक सदस्य होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति 62 साल की उम्र पर, जो प्रशासनिक सदस्य होते हैं उनकी 62 साल है। और इसमें जो जज हैं उनकी 65 साल है, उनकी 65 साल है। तो यहाँ प्रशासनिक सदस्यों की 62, और जो यहाँ जज हैं उनकी, जो इसके जुडिशियल जो जज हैं मतलब कैट के, उनकी 65 पर है। तो यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ क्या पूछा गया है, यहाँ स्थापना के लिए पूछा गया है। तो 1 नवंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी और इसकी प्रधान पीठ नई दिल्ली में है। उसके बाद नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष विवाद की तथ्य से आवेदन करने की अवधि क्या है? तो मैंने ये ऊपर बता दिया है, 1 साल है, 1 साल है। आप देख सकते हैं, व्हाट इज द पीरियड ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्प्यूट बिफोर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? कैट की फुल फॉर्म है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। और इसकी जो विवाद की, यानी 1 साल का समय आपको इसमें जाने का मिलता है। किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विवाद की स्थिति में आपके जो मुद्दे हैं जो प्रशासन सोल्व नहीं कर रहा है, आप संतुष्ट नहीं है, तो 1 साल जो विवाद की स्थिति से 1 साल तक आप कोर्ट में जा सकते हैं, कैट में जा सकते हैं। उसके बाद 85 पूछ रहा है, व्हाट इज एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर इन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में प्रशासनिक सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु यहाँ पे 62 वर्ष है, प्रशासनिक सदस्य की 62 है और जजों की 65 है। तो यह क्या है, ये आपका ऑप्शन जो भी है यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डेज रेगुलर वर्किंग रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग टेम्परेरी स्टेटस टू ए प्रोजेक्ट कैजुअल लेबर? किसी प्रोजेक्ट आकस्मिक श्रमिक को अस्थायी दर्जा प्रदान करने के लिए कितने दिनों की नियमित सेवा आवश्यक है? देखिए यहाँ पे 6 महीने की नौकरी उसको, आकस्मिक श्रमिक को अस्थायी दर्जा प्रदान करने के लिए कितने जरूरी है? 6 महीने की। 6 महीने बोले तो 180 दिन, 6 महीने बोले तो 180 दिन। तो यहाँ 180 दिन आपके ऑप्शन बी में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद हम 87 की बात करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। व्हाट वाज द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ देयर नेम्स इन द कैजुअल लेबर लाइव रजिस्टर? आकस्मिक श्रमिक लाइव रजिस्टर में उनके नाम दर्ज करने की अंतिम तिथि क्या थी? तो यहाँ पे अंतिम तिथि थी 31 मार्च 1987, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद हम बात करेंगे 88 की, हाउ मेनी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आर परमिसिबल अंडर एमएससीपी, यानी मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। और ये स्कीम आई थी 1/9/2008 को आई थी, 1/9/2008 को आई थी। और इसमें क्या है, इसमें यह है, इसमें 3 वित्तीय फायदे मिलते हैं, 3 वित्तीय फायदे मिलते हैं। यदि किसी कर्मचारी का प्रमोशन नहीं होता है तो उसको 10-10 साल के अंतराल पर, पूरे सर्विस काल में 10-10 साल के अंतराल पर, पूरे सर्विस काल में 3 फाइनेंशियली बेनिफिट दिया जाता है। होता क्या कि उसको हर 10 साल के आगे पर अगला ग्रेड दे दिया जाता है, पद उसका चेंज नहीं किया जाता, केवल उसको अगला ग्रेड दे दिया जाता है हर 10 साल के अंतर पर। तो मैक्सिमम इसमें 3 वित्तीय उन्नयन का फायदा मिलता है। 3 इसमें, इसकी स्क्रीन कमेटी में भी 3 मेंबर होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप टेक्नीशियन में आए और आपको जेई बना दिया 10 साल बाद, ऐसा नहीं है। केवल जो आपका जो पे ग्रेड है वो अगला ग्रेड पे दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप 2800 ग्रेड पे में आए, तो 2800 ग्रेड पे में आए तो अगला आपको 10 साल बाद 4200 दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको अगला 4600 दे दिया जाएगा।
ऐसा नहीं है कि आप टेक्नीशियन में थे आपको जेई बना देंगे, या आप बाबू में थे तो आपको वेलफेयर इंस्पेक्टर बना देंगे, आईपीओ बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। केवल 10-10, यदि आपका प्रमोशन नहीं होता है तो 10-10 साल के अंतराल पे आपको अगला ग्रेड दे दिया जाता है, यानी कि वित्तीय फायदा इसमें दे दिया जाता है। और ये पूरे सेवा काल में 3 वित्तीय लाभ मिलते हैं। तो यही इसमें थे। और जो एमएससीपी प्रदान करने वाली स्क्रीनिंग समिति होती है उसमें 3 अधिकारी रहते हैं। जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है उसमें मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम इसकी फुल फॉर्म है। मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम इसकी फुल फॉर्म है। और जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है उसमें 3 सदस्य रहते हैं। ये चले, अगला प्रश्न यही है, हाउ मेनी ऑफिसर्स आर देयर इन द स्क्रीनिंग कमेटी फॉर ग्रांट फॉर एमएससीपी मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। तो इसमें कितने एमएससीपी प्रदान करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी में कितने अधिकारी होते हैं? तो ये 3 अधिकारी होते हैं। ऊपर के प्रश्न में मैंने आपको बता दिया। और ये भी मैंने ऊपर के प्रश्न में आपको बता दिया कि द एमएससीपी स्कीम वाज ऑपरेटिव फ्रॉम विच डेट, यानी मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम कब से लागू है? तो ये 1/9/2008 से लागू है। और उस समय 6 पे कमीशन था। उस समय क्या था? 6 पे कमीशन था। इसकी व्याख्या मैंने ऊपर के प्रश्न में कर दी है। तो सी आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। उसके लिए 91 नेक्स्ट है, इन नॉर्थन रेलवे एचआरएमएस इज नॉट यूजफुल। उत्तर रेलवे में एचआरएमएस का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? देखो नॉर्थन रेलवे की बात कर रहा है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, और इसका उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? तो इसका उपयोग जो इसमें है सेवा, जो आरक्षण रोस्टर है इसमें किया जाता है। सेवा रिकॉर्ड में किया जाता है। ड्यूटी पास पर आरक्षण इसमें नहीं किया जाता है। और स्वीकृत पदों का लेखा जोखा इसमें भी किया जाता है। अकाउंट ऑफ सेक्शनल पोस्ट इसमें भी किया जाता है। तो ड्यूटी पर आरक्षण यानी रिजर्वेशन ऑन ड्यूटी पास इस पे नहीं किया जाता है। तो इसमें यही पूछा गया है, नहीं किया जाता है। तो ये रिजर्वेशन ऑन ड्यूटी पास पे नहीं किया जाता है, इसलिए सी आंसर आ जाएगा। उसके बाद बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सीपी ग्राम का है। वो इज नॉट ऑथोराइज टू रेज ग्रीवेंस थ्रू सीपी ग्राम। सीपी ग्राम की यहाँ फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। एक बार फिर रिपीट, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। उसके माध्यम से शिकायत दर्ज करने के लिए कौन अधिकृत नहीं है यहाँ पे? तो सेवानिवृत्त कर्मचारी यानी रिटायर्ड एम्प्लॉय कर सकता है। पारिवारिक पेंशन भोगी यानी फैमिली पेंशनर भी कर सकता है। सामान्य जनता यानी जनरल पब्लिक भी कर सकता है। सर्विंग एम्प्लॉय कार्यरत कर्मचारी ये नहीं कर सकता है। तो यहाँ नहीं के लिए ही पूछा था, प्रश्न में नहीं है और है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आंसर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, कार्यरत कर्मचारी। उसके बाद 93 है, व्हाट इज फुल फॉर्म IRPSM है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे जो है IRPSM की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो आई से आपका इंडियन हो जाएगा, आर से आपका रेलवे हो जाएगा, और पी से आपका प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे, और एस से सेक्शन हो जाएगा, बीच में एंड आ जाएगा, और एम से आपका मैनेजमेंट हो जाएगा, यानी इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सेक्शन एंड मैनेजमेंट, भारतीय रेलवे परियोजनाएं स्वीकृत और प्रबंधन। तो सी ऑप्शन है जो आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके पास 94 है, यहाँ इन आई पास वी कैन सी, यानी कि आई पास में हम क्या देख सकते हैं, आईपीएस में हम क्या देख सकते हैं? तो आई पास में हम क्या देख सकते हैं? तो यहाँ आई पास में हम क्या देख सकते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है दे रखा है इसमें। पदोन्नति इतिहास, वेतन विवरण, पारिवारिक विवरण, वरिष्ठता स्थिति, हम पदोन्नति इतिहास और वेतन विवरण और पारिवारिक विवरण। यहाँ जो सैलरी डिटेल्स है, वेतन विवरण, वो अपन यहाँ देख सकते हैं आई पास में। तो यहाँ सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 95 है, GM गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस। इसकी फुल फॉर्म रट्टा मार लीजिए, कई बार पूछी जाती है। गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस होता है। तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसको मटेरियल प्रोक्योरमेंट यानी सामग्री की खरीद के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 96 है, 96 क्या बोल रहा है, स्टाफ हैविंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ वेलफेयर इंस्पेक्टर। शैक्षिक योग्यता रखने वाले कर्मचारी कल्याण निरीक्षक के पद पर भर्ती के लिए पात्र नहीं है। देखिए है और नहीं है का बहुत ध्यान रखें, नहीं है पूछ रहा है। तो श्रम कानून में डिप्लोमा इन लेबर लॉज, तो ये तो पात्र है। श्रम कानून में पेपर के साथ LLB विद पेपर्स इन लेबर लॉज, ये भी यहाँ पात्र है। और MBA पर्सनल मैनेजमेंट, ये भी पात्र है। और MBA फाइनेंस, जो वित्त है यहाँ पे, जो वित्त है MBA फाइनेंस है, ये यहाँ पे पात्र नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ नहीं है पूछा है। अगर है पूछता तो है में, तो ये तीनों ओके हैं, नहीं है पूछा इसलिए MBA विद फाइनेंस यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 97 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेलफेयर इंस्पेक्टर का क्या कर्तव्य है? विच इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ वेलफेयर इंस्पेक्टर। कल्याण निरीक्षक का कर्तव्य क्या नहीं है, मतलब नहीं है पूछा है, ध्यान रखिएगा। टू असिस्ट स्टाफ इन लीगल मैटर्स, कानूनी मामलों में कर्मचारियों की सहायता करना।
कानूनी मामलों में कर्मचारियों की सहायता करना, ये कानूनी मामलों में कर्मचारियों की सहायता नहीं करता है, या कानूनी मामलों में वेलफेयर इंस्पेक्टर सहायता नहीं करता है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। कर्मचारियों को उनके अधिकारों और विषयावधि के बारे में शिक्षित करना, ये कार्य वेलफेयर इंस्पेक्टर का है। स्टाफ से संपर्क करने के लिए ये भी इसका कार्य है, और कल्याणकारी योजना के लिए प्रदर्शनी का आयोजन करना, ये भी इसका कार्य है। वेलफेयर इंस्पेक्टर कभी भी कानूनी मामलों में कर्मचारियों की सहायता नहीं करता है, कानूनी मामलों में सहायता नहीं करता है, ये ध्यान रखें। बाकी जो कर्मचारियों को उनके अधिकारों और विषयों के बारे में शिक्षित करना, स्टाफ से संपर्क करना या कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रदर्शनी का आयोजन करना, ये सारे वेलफेयर इंस्पेक्टर के कार्य हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उसके बाद हम बात करेंगे 98 की। टू मेंटेन रजिस्टर इज नॉट ड्यूटी ऑफ वेलफेयर इंस्पेक्टर, रजिस्टर बनाए रखना कल्याण निरीक्षण का कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ ड्यूटी रोस्टर तो इसका कार्य है, और आरक्षण रोस्टर है ये इसका नहीं है। परिवाद भी इसमें आता है, सेवानिवृत्ति भी इसमें आता है, यानी तीनों सही है। एक आरक्षण रोस्टर, रिजर्वेशन रोस्टर का जो रजिस्टर है वो कल्याण का कर्तव्य नहीं है, तो बी आंसर ये यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 99 है, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए उपकरण क्या है? देखिए, प्रबंधन में भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट, इसके लिए प्रेम है। और प्रेम की जो स्थापना की गई थी, वो 1994 में की गई थी। प्रेम की जो स्थापना की गई थी वो 1994 में की गई थी। 100 है, रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस योजना 1979 यानी 1979 के अंतर्गत 1979 के अंतर्गत बोनस की योजना शुरू की गई थी। रेलवे कर्मचारियों के लिए जो बोनस की शुरुआत की गई है वो 1979 यानी 1979 में की गई। तो ऑप्शन जो बी दे रखा है ये करेक्ट है। 101 है, ये वर्कमैन डाइड ड्यू टू एक्सीडेंट ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एलिजिबल फॉर एक्स ग्रेटिया अमाउंट ऑफ आरएस। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक्स ग्रेटिया की जो राशि है वो 25 लाख है। मैं बता दूं आपको, जैसे एक्स ग्रेटिया प्रश्न में देखो, आंख मीच के लगाइएगा 25 लाख। रोजगार के दौरान दुर्घटना के कारण मरने वाले कामगार को 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का हकदार माना जाएगा। DCRG, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, ये भी 25 लाख, और एक्स ग्रेटिया ये भी 25 लाख। तो यहाँ 25 लाख आपका ऑप्शन ए है जो यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इज नॉट एलिजिबल फॉर यूनिफॉर्म अलाउंस, वर्दी भत्ते के लिए पात्र कौन नहीं है? तो देखिए, स्टेशन सुपरिटेंडेंट होता है, उसको भी वर्दी मिलता है, टीटी को भी वर्दी मिलता है, ट्रेन मैनेजर यानी गार्ड को भी वर्दी मिलता है। यहाँ SSC PVA है, वो वर्दी भत्ते के लिए पात्र नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी दे रखा है यही आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 103 है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के लिए योजना को कहा जाता है। तो ये यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन कार्ड है। उम्मीद है ये चिकित्सा लाभ के लिए योजना के लिए पूछ रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए RELHS है, यानी कि रिटायर्ड एम्प्लॉइज लेबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम, यानी रिटायर्ड एम्प्लॉइज लेबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम, ये सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के लिए योजना है। तो ये है आपके ऑप्शन बी में, तो बी आंसर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 104, हाउ मेनी मैक्सिमम डेज लीव एनकेसमेंट इज पेड टू रेलवे एम्प्लॉय इन फुल स्पेन ऑफ सर्विस, रेलवे कर्मचारी को पूरे सेवा काल में अधिकतम कितने दिनों का अवकाश नकदीकरण दिया जाता है? तो पूरे सेवा काल की बात कर रहा है, तो ये 10-10 के टुकड़ों में 6 बार दिया जाता है। 10-10 के टुकड़ों में, पूरे सेवा काल में 10-10 के टुकड़ों में 6 बार दिया जाता है। 10-10 के टुकड़ों में 6 बार दिया जाता है। ये 10-10 के टुकड़ों में 6 बार दिया जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल कितने हो गए? 60। टोटल 60 हो गए। ये 2 वर्ष का ब्लॉक पीरियड या 2 वर्ष का गैप होता है, प्रत्येक 10-10 के बीच में 2-2 वर्ष का ब्लॉक पीरियड या ब्लॉक गैप होता है। तो ये 60 कहाँ बैठा है? 60 आपके सी में बैठा है, तो यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपके अकाउंट में कम से कम लीव एनकेसमेंट करने के बाद 10 LAP का लीव एनकेसमेंट करने के बाद 30 LAP का अकाउंट में शेष रहना जरूरी है। जैसे ही आप 10 LAP का लीव एनकेसमेंट करवाते हैं तो अकाउंट में आपके 30 LAP का शेष रहना जरूरी है। यदि यहाँ 29 भी हुई तो फिर आपका 10 लीव का एनकेसमेंट नहीं होगा। और ये पूरे सर्विस काल में इसका मौका 6 बार आपको मिलता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार मिलता है, और 6 बार में अपन 60 दिन का लीव एनकेसमेंट करा सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी में 60 दिन दिया हुआ है। तो यही राइट आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद 105 है, बजट एस्टिमेट इज रिलेटेड टू द ईयर, बजट अनुमान किस वर्ष से संबंधित है? तो ये अगले वित्तीय वर्ष के लिए दिया जाता है।
अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान है, जो अगले वित्तीय वर्ष यानी फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए 106 है, नई पेंशन प्रणाली दिनांक कब से लागू की गई। तो नई पेंशन प्रणाली कौन सी है, एनपीएस है। नई पेंशन प्रणाली कौन सी है, एनपीएस है। और एनपीएस कब से लागू है, पहले बात इसका फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म पहले इसका न्यू पेंशन स्कीम था, अब इसको क्या कर दिया गया है, अब इसको नेशनल पेंशन सिस्टम कर दिया गया है, नेशनल पेंशन सिस्टम। और ये कब से लागू है, 1/1/2004 से, 1/1/2004 से ये लागू है। तो 1/1/2004 से जितने भी कर्मचारी भर्ती हैं भारत सरकार के, राज्य सरकार के, उनके लिए नेशनल पेंशन सिस्टम लाया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें कर्मचारी की जो बेसिक होती है, बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए होता है, उसका 10% हर महीने सैलरी में से उसका 10%, बेसिक प्लस डीए का 10%। और जो नियोक्ता है, नियोक्ता का मतलब यहाँ रेलवे से हो गया, जो नियोक्ता है उसका बेसिक प्लस डीए का, बेसिक प्लस डीए का 14%, बेसिक प्लस डीए का 14% इसमें रेलवे देता है। तो हर महीने जो कंट्रीब्यूशन होता है, हर महीने जो योगदान होता है एनपीएस में, वो 10 और 14 24% का योगदान हर महीने एनपीएस में जमा होता है। 24% का योगदान हर महीने एनपीएस में जमा होता है। तो यहाँ क्या पूछा गया था, यहाँ कब से लागू हुई, 1/1/2000 से लागू है। चलिए साथियों नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 107 है, द प्रेजेंट पे स्केल ऑफ रेलवे सर्वेंट्स आर नोटिफाइड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द रेलवे कर्मचारियों के वर्तमान वेतनमान सिफारिश के अनुसार सूचित किया गया है। तो ये तो अभी जानते हैं, अभी अपने को 7 सीपी में है, तो यहाँ तो सोचने की जरूरत ही नहीं। 7वां वेतन आयोग चल रहा है, और ये कब से चल रहा है, ये 1 जनवरी 2016 से चल रहा है, 1 जनवरी 2016 से चल रहा है। और इसमें पे लेवल की जो संख्या है वो L1 से लेकर के L1 से लेकर के L18 तक, ये 18 तक है। लेकिन रेलवे में L1 से L17 तक है, रेलवे में L1 से L17 तक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो कब से लागू है, 1 जनवरी 2016 से लागू है। तो यहाँ आंसर क्या ले लेंगे, 7 सीपीसी, जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 8 है, कर्मचारी कल्याण और सुविधाओं से संबंधित योग की किस मांग में शामिल है। तो ये डिमांड 11 में शामिल है, ऑप्शन जो डी है आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से विशेष रूप से यात्रियों से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाता है, यानी थ्रू विच पोर्टल द कंप्लेंट्स स्पेशली रिलेटेड टू पैसेंजर इज रिसॉल्व्ड। तो इसके लिए आपके रेल मदद है, इसके लिए क्या है, रेल मदद है। ऑप्शन ए है, जो ये रेल मदद एक पोर्टल है जिसके माध्यम से यात्रियों से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाता है, रेल मदद, ऑप्शन ए है, यही आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है अंतिम, रेलवे बोर्ड का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, इन विच सिटी द हेडक्वार्टर ऑफ रेलवे बोर्ड इज लोकेटेड। देखिए रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1905 में हुई थी। और उस समय ब्रिटिश सरकार के जो वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन के समय में ये रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। तो रेलवे बोर्ड का मुख्यालय इस समय, रेलवे बोर्ड का मुख्यालय किस शहर में है, तो इस समय ये न्यू दिल्ली में है। रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। तो ये थे साथियों आपके 110 प्रश्न, जो कि वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर था, ये अपन ने पूरा सोल्व कर लिया है। तो चलिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ये पेपर आपका पूरा हो चुका है। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए पेपर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक क्या कह दीजिए नमस्कार। यदि आप किसी प्रकार की हमारे से हेल्प चाहते हैं तो आप एनी टाइम 24 आवर्स 800-3826-408 पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं या मैसेज छोड़ सकते हैं। स्टडी मटेरियल, पेपर्स, ग्रुप में जुड़ने के लिए, या किसी प्रकार के सॉल्यूशन के लिए, या टॉपिक के लिए, टॉपिक वाइज नोट्स के लिए आप कभी भी इंक्वायरी कर सकते हैं। आपके जो प्रश्न हैं या क्लासेस से संबंधित, मटेरियल से संबंधित, पेपर से संबंधित, जो भी आपको हेल्प चाहिए वो आप कभी भी इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 24 आवर्स कॉल कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। तो चलिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ये पेपर हम सोल्व कर चुके हैं। वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर था, बहुत ही अच्छा पेपर था। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।